वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार। द न्यू भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे समस्त बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य अतिथियों का मैं द न्यू भारत की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा की आवश्यकता क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिना सत्संग के अर्थात बिना चर्चा के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सत्संग का तात्पर्य केवल और केवल भगवत भजन को ले लिया जाए तो मुझे लगता है उचित नहीं है, बल्कि सत्संग का तात्पर्य चर्चा भी हो सकता है, और इसीलिए चर्चा की हमें समाज में आवश्यकता है। भारत जब आज़ाद होता है तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसीलिए भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 में स्थान दिया है। और इसी कड़ी में आज के समय में कहीं न कहीं अब आज़ादी के पश्चात हमने देखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी स्वतंत्र रूप से कार्य करती रही है तो कभी कभी यह खतरे में भी पड़ी है। और ऐसा ही समय मुझे लगता है कि वर्तमान समय में कहीं न कहीं ऐसे ही वक्त की ओर हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में द न्यू भारत ने एक पहल प्रारंभ किया है। द न्यू भारत एक ऐसे प्रसार माध्यम के रूप में उभर रहा है जिसके शीर्षक में ही है तटस्थ, निष्पक्ष और निर्भीक एक स्वस्थ चर्चा का मंच, जो कि इन प्रकार के विचारों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आज जो देश में प्रसार माध्यम है वे न तो तटस्थ है, न ही निर्भीक है और न ही निष्पक्ष है। तो ऐसी स्थिति में द न्यू भारत ने एक पहल प्रारंभ किया है, द न्यू भारत जनमंच, जिसमें चर्चा, चाय और चिंतन इस बात को केंद्र में रखते हुए हमारे बीच में कुछ समाज के लिए कार्य करने वाले गणमान्य अतिथि पधारेंगे, जो कि समाज की बात करेंगे, समाज के विचारों को रखेंगे, समाज में रहने वाले लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इसी ही कड़ी में आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री शैलेश पांडे जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, कर्तव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष, जुझारू, जुनूनी, उत्साहित, सदैव 24x7 उपलब्ध रहने वाले, हर वर्ग हर समाज की मदद को तत्पर रहने वाले हैं। और हमारे बीच में वे जनता के विचारों को रखेंगे, जनता के सवालों का उत्तर देंगे, और इसी कड़ी में वे हमें बताएंगे कि हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचार करें यह समस्याएं सभी। इसी कड़ी में इसके पश्चात मैं द न्यू भारत के संस्थापक श्री रवि शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें तथा इस कार्यक्रम को उसके गंतव्य तक लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशुतोष। मैं द न्यू भारत की ओर से आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और आज की इस चर्चा के लिए, या मैं ये कहूं कि एक छोटा सा हम जो प्रयोग करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिस प्रयोग को पूरे भारतवर्ष के साथ यूएई, मॉरिशस, केन्या, कनाडा और न्यूजीलैंड हमें ले जाना है, जहां पर वहां रहने वाले भारतीयों से जिनसे हमारा परिचय है, हमने वार्ता कर ली है, उस वैश्विक पटल पर जाने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास भारत के हृदय स्थल नागपुर से किया जा रहा है। और इसके आप सभी वह बुनियादी ईंटों की तरह काम करेंगे जो कल मुझे उम्मीद है कि एक विशालकाय इमारत के रूप में तब्दील होगी। तो मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और चर्चाओं की आवश्यकता क्यों है, अभी अभी आशुतोष कह रहे थे। 2020 जून का महीना और 28 तारीख हमने द न्यू भारत की स्थापना की, और आधिकारिक रूप से द न्यू भारत की शुरुआत नवंबर 9 तारीख 2020 को हुई, जिसकी आभासी शुरुआत आदरणीय राहुल देव जी, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, श्री आमोद भट्ट जी और श्री सृजन पाल सिंह जी के माध्यम से हुई। हमारा उद्देश्य है, हमने पहले दिन से इस बात को लेकर के अपनी तटस्थता रखी है कि हम स्वस्थ चर्चाओं की बात करेंगे। अब स्वस्थ चर्चाओं का मतलब ये नहीं है कि हम ही स्वस्थ चर्चा करवाएंगे, हम प्रयास करेंगे। हो सकता है कई जगह पर हम विफल हो जाएं, कई जगह असफल हो जाएं, लेकिन ज़रूरत क्यों है ये हमने अपने आसपास रहने वाले लोगों में महसूस किया। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो सामाजिक अलग अलग माध्यमों पर
चाहे वह सोशल मीडिया का माध्यम हो, अलग अलग कार्यक्रमों का माध्यम हो, सभी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। हमने सोशल मीडिया पर कई चीज़ें बहुत बारीकी से गौर की। पाजी उधर बैठे हुए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो समझ गए कि बात कहाँ पहुँचने वाली है। हम कहीं ना कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक दूसरे के साथ विवाद करके रिश्ता खत्म कर लेते हैं। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करवा देते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से 2 लोगों को जानता हूँ जो तलवार लेकर किसी के घर के सामने खड़े होकर उसे चुनौती दे रहे थे, माई का लाल होगा तो निकल घर के बाहर, हम तेरे घर के बाहर खड़े हैं। दूसरा किस्सा, वो चौराहे पर उसे जबरदस्ती बुला रहे हैं, लड़ाई फेसबुक पर हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमारी चर्चाएं समाप्ति की ओर हैं। हमने सोचा कि कोविड में जहां एक सोफे पर 4 लोग बैठ के 4 मोबाइल पर अलग अलग प्रकार से व्यस्त हैं, उन्हें कहीं हम एक साथ लेकर आ पाए। तो हमने एक छोटा सा सपना संजोया, द न्यू भारत की स्थापना की और कुल 2000 से ज्यादा एपिसोड आभासी वर्चुअल माध्यम से हम पूरे कर चुके हैं। लेकिन वर्चुअल माध्यम में कहीं ना कहीं हमें यह महसूस हुआ, अभी पिछले दिनों बहादुर शाह जफर की पर नवासी हमारे साथ जुड़ी, उनके साथ हमने मुगल साम्राज्य और बाकी चीज़ों पर जो वर्तमान में अलग अलग प्रकार के परिप्रेक्ष्य हैं, और वह पर नवासी जिसे भारत सरकार सर्टिफाइड कर चुकी है, प्रमाणित कर चुकी है कि आप बहादुर शाह जफर के खानदान से आती हैं, 6000 रुपये उन्हें बाकायदा पेंशन दिया जाता है। जब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, जब सुरेश प्रभु जी जुड़े, कई आईएएस जुड़े, कई आईपीएस जुड़े, कई पद्मश्री जुड़े, पद्म विभूषण जुड़े, नागपुर के सिटिंग महापौर जुड़े, तो जब ये तमाम लोग जुड़े तो एक छोटा सा किस्सा और बनता है। आदरणीय शब्बीर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें याद होगा कि एक हमारी चर्चा थी, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे, शब्बीर अंकल थे, एक महिला उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी। हम उत्तराखंड की समस्याओं पर या कहीं किसी विषय पर बात कर रहे थे। शब्बीर अंकल ने पीछे हरा स्क्रीन लगा रखा था, हरा पर्दा था। उन्होंने इनके ऊपर में टिप्पणी की कि आपकी मानसिकता आपके पर्दे से दिख रही है। तब इन्होंने उसे बताया, शायद आप मीडिया के तज्ञ नहीं हैं, जब आप पर्दे पर, स्क्रीन पर बैठते हैं तो पीछे हरा पर्दा लगाया जाता है। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी, इसलिए हमें लगा कि वर्चुअल तो हमें लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आभासी माध्यम में कितना कर पाएंगे। तो हमने कोशिश की। इस बार जब मैं अबू धाबी से भारत के लिए, नागपुर के लिए सफ़र तय कर रहा था, मैंने उसी दिन तय किया कि हम शहर में कुछ आयोजन ज़रूर करेंगे, जिसके अंतर टीएनबी, जनमंच, चाय, चर्चा और चिंतन, आज पहला भाग आपके सामने है। और 13 तारीख को श्री दयाशंकर तिवारी जी के साथ होटल अशोक में दोपहर 3 बजे हम इसका दूसरा भाग लेकर के आ रहे हैं। और आप तमाम लोगों की यदि सहभागिता, स्वीकार्यता और आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो दिसंबर तक हम कई अन्य माध्यमों से शहर के भीतर इसी आयोजन के माध्यम से, टीएनबी जनमंच के माध्यम से और भी कई चर्चाएं लेकर के आएंगे। तो चर्चाओं की विशेषता क्या रहती है ये आपको पता है, लेकिन वार्ता किसके माध्यम से हो, कोई तो एक माध्यम बने। तब हमने आदरणीय शैलेश जी को, जिनके बारे में भी आप बता रहे थे, आशुतोष शैलेश पांडे जी से अनुरोध किया। उन्होंने एक फ़ोन पर, मुझे लगता है मैंने जिस दिन फ़ोन किया उस दिन मैं दिल्ली में था, और उन्होंने एक फ़ोन पर स्वीकृति दी, ठीक है, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। बहाना शैलेश पांडे है, उद्देश्य आप सबको एक छत के नीचे लाना है। जब हम एक छत के नीचे आएंगे तो मुझे लगता है कुछ बातें होगी। हमने कई अलग अलग मुद्दों पर, विषयों पर आभासी रूप में बातें की हैं, लेकिन ज़रूरत क्यों है? तो आज के कार्यक्रम में 3 भाग हैं। पहले हम आदरणीय शैलेश पांडे जी से थोड़ा सा पारिवारिक और उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक परिपाटी को समझेंगे। नागपुर शहर में उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की स्थिति, उपस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं डावाडोल है। तो उनकी क्या सहभागिता है, क्या स्वीकार्यता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा भाग होगा, यहां पर कई महत्वपूर्ण शख्सियत अपने आप में, अपने संगठन, अपने समाज या एक बहुत बड़ी भीड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हैं। शैलेश भैया ने मुझसे पूछा था कि कार्यक्रम में लोग कौन आएंगे। मैंने कहा लोग नहीं आएंगे, व्यक्तित्व आएंगे, इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इंडिविजुअल नहीं आएगा। इंस्टीट्यूशन इसलिए
क्योंकि डॉक्टर कलाम कहते थे आप अपने आप में एक संस्थान बनिए। तो मुझे लगता है यहाँ जितने भी तमाम प्रतिनिधि उपस्थित हैं वे अपने आप में एक संस्था हैं, और उन संस्थाओं के माध्यम से आज एक बात हम शहर के भीतर पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो बिना किसी अन्य भूमिका के, बिना किसी अन्य देरी के, मैं आदरणीय शैलेश पांडे जी का स्वागत करता हूं कि वे आएं और टीएनबी जनमंच चाय चर्चा और चिंतन में हम प्रवेश करें। मैं द न्यू भारत की ओर से आभासी कार्यक्रम के बाद हम प्रत्यक्ष रूप में हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम द न्यू भारत की ओर से आपका स्वागत करें। द न्यू भारत की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आप सभी उपस्थित रहे। द न्यू भारत टीएनबी जनमंच आज चाय चर्चा और चिंतन लेकर के आया है, जिसमें हमारे बीच आदरणीय शैलेश पांडे जी उपस्थित होंगे। शैलेश जी के साथ हम वार्ता करेंगे उनके व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक और साथ में हिंदी भाषियों की नागपुर में, महाराष्ट्र में किस प्रकार की स्थिति है, इन विषयों के साथ। शैलेश जी, आपका इस पटल पर स्वागत है, इस मंच पर स्वागत है। शैलेश पांडे कौन है? शैलेश पांडे जी की पृष्ठभूमि क्या है? शैलेश पांडे नागपुर से तो हैं, लेकिन नागपुर के पीछे उत्तर भारत से कहां से आते हैं? यहाँ कई लोग बैठे हैं जो मुझे लगता है कि शैलेश पांडे जी के व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक जीवन से अपरिचित हैं। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप अपना परिचय हम सभी के साथ करवाएं कि शैलेश पांडे जी कौन है, नागपुर में आपका क्या वर्चस्व है और उत्तर भारत से आप कहां से किस प्रकार आते हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं, और उसी प्रकार यहाँ पे उपस्थित मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरे भाई और हमारे जो भी सहकर्मी हैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरा जन्म नागपुर में ही हुआ और मुझे लश्करी बाग, कमाल चौक के बाजू में एरिया है, तो लश्करी बाग में ही हमारा रहना था और सिंधी हिंदी में मेरी पढ़ाई हुई। और लगभग 92 के आसपास में जब मैं 10वीं पास हुआ तो 10वीं का रिजल्ट आया और वहाँ से फिर कुछ कारणवश मैं वो एरिया छोड़ के पुलिस लाइन टाकली। इस एरिया में 92, 93 में मैं शिफ्ट हुआ। तो उस समय मुझे लगता है कि समाज में भी उतना ज़्यादा मेरा परिचय नहीं था, रोल नहीं था, क्योंकि परिस्थितियाँ नाजुक थी। और जब मैं यहाँ पे रहने आया तो पुलिस लाइन टाकली से ही मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि 92 के बाद, 93 के बाद 97 तक मैंने विभिन्न व्यवसाय किए। 97 में पहली बार 97 में मैंने ऑटो खरीदा, और उसके बाद मुझे लगता है कि वो एक ऑटो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का एक माध्यम था कि जिससे मैं समाज सेवा में जुड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने बिजनेस को बढ़ाते गया, काम को बढ़ाते गया, और वही एक मुझे लगता है कि मेरा माध्यम बना समाज सेवा का, राजकारण का। उसी समय से मैं कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटीज में आया। बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है कि अगले मुख्यमंत्री और बाद में उप मुख्यमंत्री शैलेश पांडे बनने वाले हैं, क्योंकि आजकल ऑटो वालों का क्रेज़ है। एक ऑटो वाला अपने कोराडी का भी है और एक ऑटो वाला ठाणे का भी है। तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में आपको सीधे रामगिरी में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे, और अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से मिल जाएगी, वरना हम ये वीडियो दिखाएंगे आपको। आपने 2 प्रश्नों को मेरे थोड़े से पहले उत्तर दे दिए हैं, लेकिन उत्तर भारतीय परिवार में एक संकुचित मानसिकता होती है। हिंदी भाषियों में एक समस्या है कि वो कहीं भविष्य को लेकर अपने बच्चों की बड़ी असुरक्षा का भाव रखते हैं। ऐसे में जब आपने ऑटो खरीदा और समाज सेवा की शुरुआत की, समाज सेवा मतलब अच्छा काम होता है, जहां आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो आपको आशीर्वाद देंगे, पुण्य का काम माना जाता है। तो आपको घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि भाई आप समाज सेवा के जरिए ये जो काम कर रहे हैं शायद ये गलत? क्योंकि हमारे देश की ये मानसिकता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर वो पड़ोसी के घर में, अपने घर में कोई शिवाजी, भगत सिंह इनको नहीं चाहता,
अपना घर आंदोलनकारी या क्रांतिकारी क्यों बने? क्योंकि कल अपने घर पे पत्थर पड़े तो ये गलत है। तो आपको नहीं लगा कि आपके घर वालों ने आपको रोका हो, टोका हो, या उनका पूरा सहयोग मिल गया? नहीं, मेरे घर वालों ने कभी मुझे रोका नहीं इस विषय पे, क्योंकि उसका कारण ये था कि घर में बाबूजी, माताजी, मैं और छोटा भाई, ऐसे 4 लोगों का छोटा परिवार था। एक भाई हमारा यवतमाल में रहता था, तो इस वजह से कैसा था कि बाबूजी, माताजी का पहले से ही मुझे, यानी जब मैं काम धंधा स्टार्ट किया तो उनकी ओर से मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं हुई। बट कभी कभी कुछ चीज़ें जब करता था तो बोला जाता था कि भाई ये पैसे ऐसी यूज़ करने की जगह अगर इसको जमा करके रखेंगे तो भविष्य में शायद अपने काम में आएंगे। मुझे लगता है कि द न्यू भारत भी यदि ये सोच रखे कि खर्चा करने के बजाय थोड़ा बचा के रख लो तो बुढ़ापा बहुत अच्छे से चला जाएगा। सामाजिक जीवन में आने के पीछे का हर किसी का एक हेतु होता है। नाम चाहिए होता है, पोस्टर पर नाम हो, सोशल मीडिया, तब तो हालांकि सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन एक हेतु। शैलेश पांडे के लिए सामाजिक कार्य, सोशल वर्क क्या है? क्यों आपने पहली दफा सोचा कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए? जहन में क्या आया आपके? कोई एक किस्सा हो, कुछ घटना घटी हो, या आपका काम नहीं बना हो तो अब तो मैं खुद बनूंगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो मुझे याद है कि 97 में जब मुझे हाँ 97 में मुझे जब पहला ऑटो खरीदना था, तो उस समय मैं जब बैंक में गया तो बैंक वालों ने कहा कि भाई हम लोग ऑटो के लिए लोन नहीं देते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने जितने भी ऑटो को लोन दिए हैं, मिस्टर GM गावंडे सर थे, यूनियन बैंक काटोल रोड की बात है, तो उन्होंने बताया कि हमने जितने भी ऑटो वालों को लोन दिए हैं तो 95% लोगों ने पैसा डुबाया है, पैसा रिटर्न नहीं किया है, इसलिए हम ऑटो को लोन नहीं देते हैं। तो उस समय हमने त्रिपाठी साहब थे, RR त्रिपाठी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से याद है कि वो मुझे बैंक लेकर गए और उन्होंने मैनेजर को बोला कि आप शैलेश पांडे को लोन दो। उसके बाद शुरुआत हुई ऑटो से। तो कई जगह जब मैं बच्चे लेने जाता था, बाकी चीज़ों के लिए जाता था, तो समझ में आता था कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें अपने को लोग मदद कर रहे हैं। तो ऐसे कई एक उसके बाद में हमारे मुझे लगता है कि महेश नगर में एक ऐसा परिवार था, जब मैंने बच्चे ले जाने की शुरुआत की तो उन्होंने, जब उनको मैंने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम शैलेश पांडे है, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे घर के बच्चे आप लेके जाना शुरू कीजिए। तो उनके घर के बच्चों को मैंने ले जाना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे पास, मुझे लगता है कि तब ऑटो में 18 और 20 बच्चे जाते थे। तो उस समय 4 बच्चों से मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे मेरे पास 3 ट्रिप में 55 से 56 बच्चे, यानी 18-18, 20-20 बच्चे मैं ऑटो में 3 ट्रिप में ले जाने लगा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि उस समय ऐसा लगा कि भाई समाज ने दिया है, तो मुझे लगा कि समाज को वापस भी करना चाहिए, क्योंकि आज अगर शैलेश पांडे यहाँ बैठा है तो समाज ने दिया, तो समाज को रिटर्न करना चाहिए। तो उस समय फिर जो बच्चे जाने लगे उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो सही मायनों में गरीब थे, जो ऑटो का भाड़ा नहीं दे पाते थे। तो फिर उन बच्चों को भी मैंने अपने साथ में ले जाना शुरू किया। तो बोलने का तात्पर्य है कि वो इस समय ऐसा दिमाग में आया कि भाई मैंने कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए, और बस वहाँ से इस कार्य की शुरुआत हुई। ठीक है, समाज सेवा तो पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन राजनीति गाली खाने का काम है। राजनीति में लोग आपको जल्दी स्वीकार्य नहीं करते।
राजनीति कहीं ना कहीं एक समाज सेवा के बहुत विपरीत है। समाज सेवा में फिर भी आपको लगता है कि लोग आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, आपको बहुत अच्छे से अपने दरवाजे के भीतर बिठाते हैं, और राजनीति में जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक डेहरी के बाहर तक ही आपकी जगह होती है। समाज सेवा बहुत अच्छा काम है। कई लोग हैं जिनको समाज सेवा के कारण बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, लेकिन नागपुर शहर में उमेश बाबू चौबे जी रहे हैं, कई तमाम समाज सेवी हैं जिन्होंने राजनीति से वास्ता न रखते हुए भी समाज सेवा की। अब शैलेश पांडे का व्यक्तिगत ध्येय क्या है, सामाजिक ध्येय क्या है, क्यों समाज सेवा के साथ में आपको राजनीति की आवश्यकता पड़ी, और राजनीति में भी जब आप दल चुन रहे थे, नेता चुन रहे थे, तो आपका कौन गॉडफादर था, किसने आपको कहा कि भाई आपको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में आने के लिए मुझे नहीं लगता कि जैसे मेरे जो पहले गुरु, जिनको मैं गुरु बोलता हूँ, वो रघुनाथ मालीकर गुरु जी जो पूर्व डिप्टी मेयर थे, तो उनके भी बच्चे मैं ऑटो में लेके जाया करता था, तो उनसे मेरे धीरे धीरे पारिवारिक संबंध बने। तो वो एज ए कारपोरेटर और डिप्टी मेयर करके वो कार्यरत थे, तो उनके साथ में मैं जुड़ा। फिर वो कभी कोई काम बता देते थे तो वो काम करता था। धीरे धीरे जब किसी व्यक्ति का काम हो जाता था तो ऐसा लगता था कि भाई ये व्यक्ति का काम हुआ, वो खुश होता था, वो बोलता था कि भाई आपकी वजह से मेरा एक काम हो गया। और उस समय ऐसा लगा कि चलो भाई कुछ ना कुछ हम भी एक राजकारण के लाइन में या राजकारण में आए। तो उन्होंने मुझे पहले 97 की बात है, 97 के बाद में 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, और उस समय रघुनाथ मालीकर गुरु जी को पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष बनाया गया। तो उस समय मुझे वहाँ का, उन्होंने पुलिस लाइन टाकली का वार्ड अध्यक्ष बनाया। तो बस उस समय से थोड़ा सा ऐसा लगा कि चलो भाई सोशल तो हम कर ही रहे, सोशल के साथ साथ में राजकारण में उतरा है। लेकिन राजकारण का उद्देश्य मेरा कभी भी ये नहीं रहा कि मुझे राजकारण करके या राजकारण में आके बड़ा आदमी बनना है। टू बी फ्रैंक, एकदम पूरी ईमानदारी से आपको बताना चाहूँगा कि राजकारण का भी उद्देश्य मेरा एक ही रहा कि अगर मैं कभी किसी पद पे जाऊं और आज जितनी ताकत से, जितनी क्षमता से मैं जनता के काम कर रहा हूं, अगर कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी या गवर्नमेंट का पावर अगर अपने हाथ में है, तो जो लोगों की मैं मदद नहीं कर पाता हूं, शायद भविष्य में वो लोगों की भी मैं मदद कर सकूं। बस राजकारण में जाने का उद्देश्य मेरा उस समय भी वही था, आज भी वही है। लेकिन बावजूद उसके आप राजनीति में सफल क्यों नहीं हो पाए? आप 2 बार चुनाव लड़ते हैं, दोनों बार आप मुंह की खा जाते हैं, और साथ साथ में जिस दल ने आपको बढ़ाया, जिस दल के साथ आप शुरू करते हैं, उसी दल को आप कहीं ना कहीं धोखा दे करके दूसरे दल में चले जाते हैं। उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि मुझे लगता है कि आज भी यानी मेरे जो रघुनाथ मालीकर गुरु जी है, वो आज भी मेरे वैसे ही संबंध है। उसके बाद में उस विषय को मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उस समय 2 नेता हुआ करते थे। हमारे शब्बीर भाई यहाँ पे उपस्थित है, एक दत्ता मेघे साहब, दूसरे आदरणीय अनिल देशमुख साहब। तो आदरणीय जब उसमें डिवाइडेशन हुआ तो दत्ता मेघे साहब पार्टी छोड़ी उन्होंने, तो हम लोग आदरणीय अनिल देशमुख साहब के साथ में रहे। अनिल देशमुख साहब के मेरे जो संबंध है, वो संबंध आज भी उतने ही स्ट्रांग है, उतने ही है, घर के रिलेशन है। आज भी आपको बता दूं कि उनके कॉलेज का पूरा कारोबार मैं संभालता हूं। उनके कभी कोई बात हो तो वो मुझे पहले याद करते हैं। कल पवार साहब का जो कार्यक्रम था, मुझे लगता है कि पवार साहब के कार्यक्रम में 50% जो जिम्मेदारी थी वो मुझे ही दी गई, और वो जिम्मेदारी को मैंने पूरी ईमानदारी से निभाया। ये तो ईमानदारी का विषय हो गया, लेकिन उनके करीब रहने वालों ने ये प्रश्न आपके लिए स्पेशली भेजा है कि जिन्होंने आपको बढ़ाया, आखिर शैलेश पांडे क्यों उनके साथ में धोखा करके कांग्रेस में चले जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि विकास ठाकरे जी शायद आपको कुछ भविष्य में देने की आपको एक आश्वासन दे चुके हैं। लोगों के मन में है ये, और आपके करीब के लोग हैं। जिन लोगों ने आपके पास ये क्वेश्चन किया, शायद वो लोगों को क्या होता है कि जो दिखता है,
कभी कभी वो होता नहीं। नहीं, पर बंगले पे बैठने वाले लोगों ने बोला है ये मैं बात। बताता हूँ आपको, पूरी बात बताता हूँ आपको। जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, राजनीति में यही होता है। जो होता है वो दिखता नहीं। मुझे लगता है कि लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद मैं घर पे बैठा था। ये मैं तमाम लोगों के सामने उपस्थित रह के बोल रहा हूँ जी। तो मैं घर पे बैठा था और मेरी आदत है कि जब मैं घर पे रहता हूँ तो ऑफिस में ही मैं खाना बुला लेता हूँ और ऑफिस में ही खाना खाता हूँ। तो मैं ऑफिस में बैठ के खाना खा रहा था, उतने में माननीय माजी आमदार प्रकाश गजबे जी ऑफिस में आए। साथ में हमारे सम्माननीय आमदार साहब ये भी थे। उन्होंने आमदार जी को छोड़ा और वो चले गए। जाने के बाद प्रकाश गजबी जी और मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद प्रकाश गजबी ने जी बोला कि भाई मुझे चलो अपन निर्मला लॉन में जाके आते हैं। हम लोग निर्मला लॉन गए। निर्मला लॉन में माननीय आमदार साहब ने घोषणा की कि शैलेश पांडे जी यहाँ पे उपस्थित है। बिना आपकी अनुमति के? मैं पूरी बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि शैलेश पांडे जी यहाँ उपस्थित है और आज ये कांग्रेस में प्रवेश ले रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे भाषण दिया। वहाँ पे तमाम लोगों के सामने मैंने बोला कि भाऊ अगर आप मुझे बताते थे कि आज मेरा कांग्रेस में प्रवेश है, आप मुझे जानकारी देते थे तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आता था। नहीं, पर ये तो आप वहां पर छोड़ भी सकते थे सीधे सीधे। देखिए, आपसे बोला गया। मैं आपको इसलिए पूरी बात बता रहा हूँ कि जब मैंने भाषण में ये चीज बोला और मैंने बोला भाऊ आपने एक बार मुझसे पूछ लेना था। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं मेरे जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, बाकी संबंध है, तो कहीं ना कहीं वहां पे मेरे संबंध खराब हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 1999 से आज तक तुम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यरत हो, काम कर रहे हो, और उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं, उसके पहले मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष पद, माननीय शब्बीर अहमद विद्रोही साहब यहाँ पे उपस्थित है, उसके पहले मैं वो पद को छोड़ चुका था और सभी चीजें छोड़ चुका था। उसके पहले माननीय अनिल देशमुख साहब की मेरी मीटिंग हो चुकी थी। उस मीटिंग में मैं साहब को बता चुका था कि मुझे अगर पश्चिम नागपुर का अध्यक्ष पद दिया गया है तो अगर पश्चिम नागपुर में किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज होती है तो मुझे वो पता चलनी चाहिए, तब मैं इस पद पे काम करूंगा, नहीं तो मैं इस पद पे काम करूंगा नहीं। तो उस समय ऐसे कुछ विवाद हुए कि मैंने वहां पे अपना पश्चिम नागपुर का पद रिजाइन किया। और रिजाइन करने के बाद मैं घर पे था। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, कुछ नहीं करी थी। वो एक निर्मला लान का वाक्य ऐसा हुआ। लेकिन ठीक है शैलेश जी, लेकिन देखिए कहीं आपके मन में होगा ना कि मैं गलत जगह पर हूं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मुझे अवसर नहीं मिल रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, इसलिए आपके बिना अनुमति के भी यदि विधायक जी ने बोला कि भैया आप हमारे पक्ष में आ रहे हैं, आपके जहन में जो बात थी इसीलिए तो आपने स्वीकार कर लिया ना। या तो आप सरे आम मंच से कह सकते थे सर आपके इसके लिए बहुत धन्यवाद, पर मेरा जो समर्पण है, मेरा जो अपने पार्टी के प्रति वफादारी है, अनिल देशमुख जी के लिए जो वफादारी है, वो ईमानदारी के साथ मैं वहीं रहूंगा। देखिए आज भी दो अवसर उन्होंने आपको चुनाव में दिए, बावजूद उसके उन्हें छोड़ना आपके अपने लोगों को रास नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ लोगों को ये चीज रास नहीं आएंगी, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि दूसरे दिन, जिस दिन ये विषय हुआ उसके दूसरे दिन सुबह 8 बजे माननीय अनिल देशमुख साहब बॉम्बे में थे। सुबह 8:30 बजे फ्लाइट से नागपुर आए। नागपुर आने के बाद उन्होंने सबसे पहला फ़ोन मुझे किया। मैं बंगले पे गया, बंगले के पास उनके साथ बैठा, तो मैंने उनको बताया कि देखिए दो चीज़ है, मैं सभी लोगों के सामने इस चीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ रखना चाहता हूँ। मैंने अनिल देशमुख साहब के पास में विषय रखा, बोला साहब मैं आपके साथ में हूँ, आपके काम में हूँ, सब चीज़ें हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं कभी नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन जीत पाऊँ, क्योंकि वोट बैंक नहीं है। यानी तो स्वार्थ उसमें था कहीं ना कहीं। मैंने आपको थोड़े स्वार्थ था उसके भीतर कि 100% स्वार्थ था। राष्ट्रवादी में आप गलत जगह पर हैं, उनके अपने कैडर वोट नहीं है, कांग्रेस में आपको कैडर वोट मिल सकते हैं।
100% स्वार्थ के साथ में मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जी। था। वो शब्द ये था कि राजनीति में आने का उस समय के पीछे का भी उद्देश्य एक ही था कि मुझे अगर ताकत मिले तो मेरे पास जो व्यक्ति आता है, आपको बता दूं आज कई जगह ये परिस्थिति है कि मेरे पास लोग आते हैं कि बीमार है, इलाज के लिए पैसा दो, मेरा ये रिज्यूम है, मुझे नौकरी लगा के दो, मेरा ये काम है। कई लोगों के काम मैं कर पाता हूँ, कई लोगों के काम मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके पीछे का मेरा उद्देश्य पहले भी वही था, आज भी वही है यानी आपको कि अपना राजकारण में आके मुझे अगर कोई ताकत मिलती है तो मैं लोगों की सेवा में उसका उपयोग करूं। रही बात स्वार्थ की, तो मुझे लगता है कि बिना स्वार्थ के इस जीवन को जगना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारे बीच में राष्ट्रवादी वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, हर दल के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उत्तर भारत और हिंदी भाषीय को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि उत्तर भारतीय मतलब कि सिर्फ ब्राह्मण, उत्तर भारतीय मतलब सिर्फ ब्राह्मण पंडित, इसके अलावा और कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का दृश्य निर्माण है। जबकि उत्तर भारत की बात की जाती है या हिंदी भाषीय की बात की जाती है तो भारत के नक्शे पर यदि बीच में हम स्केल रख दें तो उत्तर में जितने प्रदेश आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सिख जितने भी हैं, ये तमाम जो भारत में महाराष्ट्र में या नागपुर में आकर के रह रहे हैं, ये हिंदी भाषीय या उत्तर भारतीय कहलाते हैं। मैं चर्चा को अब दूसरे मोड़ की ओर ले जा रहा हूं। मैं आप सभी के बीच छोटा सा अनुरोध कर दूं कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि हम भाषावाद या प्रांतवाद की बात कर रहे हैं, तो मैं पहले से इसे खारिज करता हूं। डिस्क्लेमर आपके बीच है कि हम किसी भाषावाद या प्रांतवाद को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहते, पर चर्चा इसलिए होनी जरूरी है कि जब आपके पास में करीब 14 लाख प्लस या 12 लाख से अधिक की आबादी है, हर कम्युनिटी मिलाकर के 8 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं, बावजूद उसके आपके पास में सांसद नहीं है अपना, बावजूद उसके आपके पास विधायक नहीं है अपना, बावजूद उसके आपके पास कारपोरेशन में मुझे लगता है 30% के आसपास की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जो जहां निर्णायक मोड़ आता है वहां पर जो कल तक कुछ नहीं थे वो अपने आप में सर्वांगीण बन जाते हैं, सर्वोच्च बन जाते हैं, सर्वोपरि बन जाते हैं। हो सकता है चर्चा में कहीं थोड़ी सी आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचे, तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोग जिस भाव से यहां आए हैं, हमारा उद्देश्य एक है। मैंने पहले कहा कि शैलेश पांडे सिर्फ बहाना है, आप सबको एक छत के नीचे लाना था। तो शैलेश जी, जो उत्तर भारतीयों को लेकर के एक कंसेप्ट है कि उत्तर भारतीय मतलब व्यापार करेगा, उत्तर भारतीय मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर प्रकार से शहर को मजबूत करेगा, लेकिन जब बात आएगी उसको स्वीकार्य करने की तो कहीं ना कहीं हर दल पीछे हो जाते हैं। आपने राष्ट्रवादी में रहकर के शायद इस चीज को महसूस कर लिया, इसलिए शायद आप कांग्रेस में चले गए। कल यहां पर भी नहीं दाल गली तो शायद आप बीजेपी में चले जाएं। ये तमाम जो राजनीतिक खंचक्कर के रूप में उत्तर भारतीय या हिंदी भाषीय पिस रहा है। उत्तर भारतीय का मतलब मैंने पहले स्पष्ट कर दी, वो हर कम्युनिटी। इसलिए यहां पर मुझे लगता है कि सिख कम्युनिटी से आदरणीय गजेंद्र जी के साथ में इतने मेहमान आए हुए हैं, आदरणीय शब्बीर जी इसलिए हमारे विशेष अनुरोध पर आए हैं। ये तमाम लोग जो उत्तर भारत से आके यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी है, पर स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल है। वो उस संदर्भ में सर पश्चिम नागपुर में आप लोग एक बड़ा सा आंदोलन प्लान करते हो और उस आंदोलन की 2 घंटे में हवा निकल जाती है। 1500 लोग आए, 2000 लोग आए, लेकिन वो माहूरे लॉन शायद वहां पर लोगों को, हर दल के, हर पक्ष के समस्त लोग वहां पर आए। मैं आने से पहले एक न्यूज पढ़ करके आया हूं जो दैनिक भास्कर की है शायद, जिसमें यह लिखा गया कि हिंदी भाषियों का नहीं है कोटा, सर हम दबाएंगे नोटा। यानी हिंदी भाषी उत्तर भारतीय अपनी जबान से फिसल गए, उन्होंने इस बात को बोला और अपने स्वार्थ के लिए पीछे हो गए। नोटा दबाने का यदि अपना वो जो उन्होंने दमखम दिखाया था, सर यदि वो उस पर काबिज रहते तो लोकसभा में सांसद कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, उसको हिलाने की हिम्मत तो थी। यदि शैलेश पांडे जी या शब्बीर विद्रोही जी या किसी और को टिकट दे देते या नहीं देते वो, तो शायद आप सब एक मूड में आकर के
अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर देते, उत्तर भारतीय या हिंदी भाषीय समर्थन, यदि ये सब एक हो जाते तो शायद भले जीतते नहीं, लेकिन स्थिति तो हिलाने की रहती, ताकि आगे आने वाले चुनाव में थोड़ा बहुत तो मिलता। तो ये जो माहुरे लॉन का पश्चिम नागपुर को लेकर के इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया गया और उसके बाद नोटा पूरी तरह से गायब हो गया और सब अपने अपने दलों के साथ जाकर के काम करने लगे। पहली टिप्पणी इस माहुरे लॉन वाले प्रकरण के ऊपर। माहुरे लॉन, आप भी थे उसमें? माहुरे लॉन का आप ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर थी, शायद मैं था। ठीक है, तो उसके पीछे नहीं, तो यदि आप आयोजक थे उसके तो उसका संदर्भ क्या था? क्योंकि पश्चिम नागपुर से टिकट तो कंफर्म थी कि विकास जी को मिलेगी, आपको जिसने पक्ष में लाया आप उसी का तो पैर नहीं खींच रहे थे। देखिए, उस समय मैं आपको बता दूं, मैंने आपका एक कार्यक्रम था, आपके उस कार्यक्रम में शायद आपको याद है या नहीं याद है, उस समय भी मैंने एक चीज बोला था कि अगर समाज की बात आएंगी तो सर्वप्रथम शैलेश पांडे समाज के साथ खड़े रहेंगे, बाद में पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। आपको शायद याद होगा जी 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 कि ये सेंटेंस मैंने उस समय बोला था, कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के अंत में बोला था कि अगर समाज की बात आएंगी तो पहले मैं समाज के साथ में खड़े रहूंगा, बाद में मैं पार्टी के साथ में खड़े रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं नगर सेवक बनूं या ना बनूं, राजकारण में आगे जाऊं या ना जाऊं। अगर मुझे फर्क पड़ता था तो उस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर मैं नहीं रहता था। मुझे फर्क पड़ता था तो मैं एक लोकसभा, मुझे लगता है कि 2014 वगैरह की कोई लोकसभा है, उसमें मैंने राष्ट्रवादी में होते हुए माननीय बनवारी लाल पुरोहित खासदार नितिन, नहीं 2019 की बात होगी, खासदार माननीय नितिन जी गडकरी के लिए मैंने एमपी के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी, उनकी सभा मैंने वहाँ पे अपने राठौड़ लॉन के सामने लगाई थी। तो ये मेरा स्वभाव है कि मुझे अगर व्यक्ति, यानी मुझे ऐसा लगता है कि राजकारण से ज़्यादा मुझे व्यक्ति विशेष में भी कभी कभी ऐसी रुचि रहती है कि व्यक्ति विशेष से मुझे अगर प्यार हुआ तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचता हूँ। जो माहुरे लॉन की विषय में आपने बताया, क्या हुआ है कि ये मुझे लगता है कि हिंदी भाषियों की हमारे विडंबना है। ठीक है, विडंबना ये है कि मुझे लगता है कि पिछले 30-40 वर्षों में, 50 वर्षों में हम एक नहीं हो पाए, हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाए। दूसरी चीज, जैसा कि आपने बताया कि परिस्थिति ऐसी है कि पार्टियों में हिंदी भाषियों को मान सम्मान नहीं मिलता है। मेरा उल्टा मानना है। नहीं, मैंने कहा था आपको कि मान सम्मान मिलता है, स्वीकार्यता जब स्वीकार्यता देने की बात आती है तब कहीं ना कहीं छीन लिया जाता है। उसके पीछे का ये है कि आज मुझे लगता है कि शिवसेना हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदी भाषियों की व्यक्तिगत छवि है, ताकत है, सब है। लेकिन जब ये स्वीकृति की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए कि जहाँ आपको ताकत, क्या होता है कि मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भी ताकत को देखती है। हमने, मुझे लगता है कि पश्चिम नागपुर में एक जो टेम्पो तैयार किया था 2000, नहीं, आप तो टेम्पो वाले थे ही, लेकिन टेम्पो सही क्यों नहीं तैयार कर पाए? मैं बताता हूँ ना सर, टेम्पो तैयार हुआ, तैयार होने के बाद हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, जिन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। हमने उनको समझाया कि आप इलेक्शन मत लड़ो, मैं नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन लड़के 3000 वोट ले सकता हूँ, तो मैं विधानसभा लड़ता हूँ तो मुझे 4000 वोट मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4000 वोट, 3000 वोट राजकारण के लिए, कारपोरेशन के लिए ठीक है, आमदार के लिए ठीक नहीं है। तो लेकिन क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति लड़ ले और उसको निराशाजनक मतदान मिले तो क्या होता है कि एक जो ताकत, बंद मुट्ठी हम जो बोलते हैं कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, और जब वो मुट्ठी खुल जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वो इलेक्शन में ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राफ था वो नीचे गिरा, और कारपोरेशन में भी ऐसा ही होता है। पुरानी बात आप कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अभी 2024 के चुनाव से पहले, जब आप शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गए तो शक्ति प्रदर्शन के यदि आप आयोजक हैं तो आयोजक होने के नाते आपने सभी लोगों को बिठाया होगा, बुलाया होगा, मीटिंग की होगी। आखिर वो तटस्थता
क्यों नहीं रह पाई कि भाई हम अपने विधायक को लाना चाहते हैं, नहीं यदि हम जीतते कम से कम अपनी ताकत तो दिखा सकते हैं। देखिए क्या होता है, डामाडोल कहाँ हो गई क्या चीज? होता है, दो चीजें उसमें, जब वो कार्यक्रम हुआ उसके बाद में समाज की ओर से ही इतने, आप खुल करके बोल सकते हैं, कोई समाज की दिक्कत ओर नहीं से ही इतने लांछन लगे कि भाई ये कांग्रेस में रह के दयाशंकर तिवारी, जबकि मैंने वहां पे ये बोला था कि शायद चाहे वो दयाशंकर जी तिवारी रहे चाहे वो कोई भी रहे, अगर किसी को भी टिकट मिले तो कहीं ना कहीं रहना चाहिए। तो वहां पे ये हुआ कि भाई ये सिर्फ एक राजनीतिक इंसिडेंट है और ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। तो वहां पे, और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो हिंदी भाषी है उनका जो वोटों का डाइवर्शन है वो भी मैक्सिमम 80%, यानी उनका ऐसा है कि 80% कोई भी खड़ा हो, वो मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन डाइवर्शन उनका वही जाता है। वो कोई कौन खड़ा है, क्यों खड़ा है, किस लिए खड़ा है, या उसने समाज को क्या दिया है, ये ना देखते हुए उनका डाइवर्शन उधर जाता है। और उन व्यक्ति को जब हम समझाने जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात और एक रखी थी कि आपके भी विरोधक है। जी है, बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे 49 साल के उम्र में आज तक किसी का 1 रुपए भी दबाने की कोशिश नहीं की, किसी को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की, किसी का कभी नुकसान नहीं किया, लेकिन विरोधक तो तैयार हो गए ना। नहीं, विरोधक तैयार हो गए शैलेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने देखिए शिवसेना से वहां लोग थे, राष्ट्रवादी से थे, हर दल के लोग वहां पर जब उपस्थित थे, कितना अच्छा मौका था किसी एक राजनीतिक दल को। देखिए कोई एक व्यक्ति दिल्ली जाकर के अपनी टिकट पश्चिम नागपुर से ला सकता है सिर्फ इसलिए कि मुझे नहीं मिली तो मैं देख लूंगा कि 3 विधानसभाओं में आप कैसे जीत करके आते हो। तो उत्तर भारतीयों के साथ समस्या क्या है? देखिए भाजपा के साथ में जो लोग जुड़े हैं या राष्ट्रवादी के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस, सारी विभाजित शक्तियां सब अलग अलग दिशाओं में काम करेगी तो एकता कैसे आएगी? मैं जिनकी, आप खुल करके बोलिए ना, क्या दिक्कत है? जिनके लिए मुझे लगता है कि वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई, वही आंदोलन के दूसरे दिन बोलते हैं कि मैं पार्टी के विरोध में नहीं जाऊंगा। अगर वही बोलते कि मैं पार्टी के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के साथ में रहूंगा, तो मुझे लगता है कि फिर तो मेरे ऐसे समय में जैसे छोटे शैलेश से, पांडे क्यों नहीं खड़े हो गए? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि फिर उस समय मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, शैलेश जी, वहां पर व्यक्ति की बात नहीं थी, वहां पर आप चाहते तो आप खड़े हो जाते, नितिन तिवारी खड़े हो जाते, शत्रुघ्न तिवारी खड़े हो जाते, कोई और खड़ा हो जाता, देखिए, शब्बीर अंकल को आप ले आते, कई ऐसे चेहरे थे जो कि खड़े हो सकते थे। मैं आपको बताता हूं, संख्या की 100% उस समझिए समय ना। में खड़े हो जाता था, 101% में खड़े हो सकता था, लेकिन मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ। रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, ताकत दिखाने की जरूरत है देखिए, ना सर। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, शैलेश पांडे अगर आज किसी पार्टी में ताकत रखता है या पार्टी उसको बुला के पद देती है, तो पार्टी को ये मालूम है कि ये नागपुर महानगर पालिका के अंदर 3 से 4 हजार वोट लेने की क्षमता रखता है। अगर पार्टी को ये पता चल जाए कि विधानसभा लड़के शैलेश पांडे 2000 वोट लेता है, तो अपने आप शैलेश पांडे का ग्राफ गिरता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष को बड़ा नहीं माना जाता है राजकारण में, राजकारण में बड़ा माना जाता है उसके पीछे की ताकत को। बिल्कुल। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो 100% डेफिनेटली हारना तय था, और हारने के बाद हारने का विषय नहीं था। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वहां पे एक सम्मानजनक वोट मिलने के चांस रहते, इसका मतलब है आपको अपने समाज पर, अपने हिंदी भाषियों पर भरोसा नहीं है, साफ साफ कह दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कल्पना पांडे जी के साथ हमने एक इंटरव्यू किया था। कल्पना पांडे जी ने कहा जब उन्होंने हनुमान नगर से पहली बार टिकट मांगा तो उस टिकट में पार्टी ने उनसे पूछा आपके पीछे आपका समाज कितना खड़ा है। उन्होंने कहा 2 वोट मेरे घर से, मैं और मेरे पति, मेरे साथ समाज की बात यदि आप करते हैं तो मुझे वोट टिकट मत दीजिए। उन्होंने ये बात को, और मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, आप चाहें तो मैं सुना सकता हूं, उन्होंने इस बात को क्यों कहा, आखिर क्यों दयाशंकर तिवारी हो, शैलेश पांडे हो, इन्हें अपने ही समाज की एकता पर, अपने समाज के भीतर में वो असुरक्षा, वो डर दिखाई देता है कि वो जीत ही नहीं सकते। ये तो ताकत होनी चाहिए ना सर। देखिए बाकी जितनी कम्युनिटीज हैं, कितने समाज हैं, वो सब लोग अपनी संख्या के दम पर
टिकट लेते हैं। आप भी ये बात अच्छी तरह से अभी कह चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो मैं कारण वही- क्या है सर? मैं वही चीज आपको बताना एकता चाहता ना हूँ। होने का कारण क्या है? मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे संगठन हैं, विभिन्न प्रकार के हमारी जो यूनिटी है, विभिन्न प्रकार के हमारे अलग अलग लोग बटे हुए हैं। कई बार यहाँ पे हमारे बाबूजी रामनारायण मिश्रा जी उपस्थित है, हमारे पांडे जी उपस्थित है, हमारे बाकी तो लोग उपस्थित है। तो कई बार कोशिश हुई कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। एक प्लेटफॉर्म पे लाके मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिन पहले ये प्रयास भी किया था। यहाँ पे जो लोग उपस्थित है वो उसके गवाह भी है। ठीक है, कि मुझे लगता है कि साल 1.5 साल 2 साल पहले मैंने इसका एक प्रयास किया था ठीक है, कि भाई नागपुर शहर में हिंदी भाषियों का एक इलेक्शन हो और वो इलेक्शन से अध्यक्ष और बाकी सब टीम चुन के आए। ठीक है, उससे ये होगा कि उसको, क्योंकि क्या होता है देखिए, एक नगर सेवक मनोनीत रहे और एक नगर सेवक पब्लिक के बीच में से चुन के जाए, ये दोनों का वजन अलग अलग होता है। तो अगर पब्लिक के बीच से कोई हमारे बीच में, वो कोई भी हो सकता है, रामनारायण बाबू जी हो सकते हैं, मिश्रा जी हो सकते हैं, तिवारी जी हो सकते हैं, बहुत सारे समाज के अंदर लोग हैं, कोई भी हो सकता है। तो जब वो पब्लिक, आज जैसा मैं बैठा हूं, मैं कर्तव्य फाउंडेशन चलाता हूं, कर्तव्य फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं। कर्तव्य फाउंडेशन मेरे द्वारा बनाया हुआ है, मेरे घर का है। मेरी जब तक इच्छा है मैं जब तक इसका अध्यक्ष हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता, चाहे मैं अच्छा काम करूं या ना करूं। लेकिन अगर कल मुझे समाज के द्वारा चयन करके इलेक्शन द्वारा अगर मुझे 3 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाएगा या किसी भी व्यक्ति को बनाया जाएगा, तो उसके पीछे लाइबिलिटी रहेंगी कि उसको 3 साल में समाज के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, हम जैसा आपने क्वेश्चन किया कि समाज से आप लोगों को उम्मीद नहीं है क्या, आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि समाज को भी हमसे कोई उम्मीद नहीं बची। दिक्कत यह है कि समाज को भी हमारे लोगों से कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि हम लोग एक छत्र के नीचे आ नहीं पा रहे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप एक छत्र के नीचे नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि इलेक्शन मेरिट पे कोई नागपुर शहर का अध्यक्ष नहीं बनेगा। जब तक मुझे नहीं लगता कि वो एक भावना, एक सामान्य आदमी, आज क्या होता है देखिए, और एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग जी, इंक्लूडिंग मी और आप, मुझे लगता है कि हम सभी लोग अपने अपने काम में ठीक ठाक है, पैसे से ठीक ठाक है, परिवार से ठीक ठाक है। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोगों ने कोई दुबे मिश्रा शाहू जो चाय की दुकान चलाता है, पान की टपरी चलाता है, उस तक हम पहुँच पाए क्या? उस तक हम नहीं पहुँच पाए। नागपुर शहर में अगर इलेक्शन होता है तो एक माध्यम बनेगा उस तक पहुंचने का। जैसे कि जब आपके नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, जो व्यक्ति घर में अपने माँ बाप के पैर नहीं पड़ता है, वो व्यक्ति जाके सड़क पे सभी के पैर पड़ता है, गरीब के भी पैर पड़ता है, अमीर के भी पैर पड़ता है, सभी के पैर पड़ता है। तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि ये लोग तैयार हैं क्या कि ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, आप पूछ लीजिए ना, नहीं यहाँ तो सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मेरा काम था सर, ये प्रयास मंच करना। है, आप इसके माध्यम से पूछ सकते हैं ना। सब मेरे से बुजुर्ग है, बड़े हैं, पर आदरणीय है। नहीं, पूछने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो पूछ ही लेंगे ना। अभी पूछ लीजिए, अभी हाँ या ना हो जाएगा ना। भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो करना चाहिए क्या? भाई इलेक्शन बेस्ड एक कार्यकारिणी बने, उस कार्यकारिणी को 3 साल या 5 साल या जो भी तय हो उसका एक दायित्व तो मिले, उसका मेमोरेंडम बने, उसके अंतर्गत काम हो। लेकिन सर एक बात बताइए, काम फिर 2 ही होंगे, कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों का सत्कार होली और दिवाली मिलन के अलावा आप तो कुछ करते नहीं है, और मिलन में भी आप तो विलन बन जाते हैं। समस्या ये है कि 10वीं 12वीं के सत्कार के अलावा होली और दिवाली मिलन है। मिलन में भी मैंने लोगों को देखा है, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, वो तो नजरें बचा के इधर से उधर, अरे वो आगे चलो यहां से निकलते हैं, वो पीछे की कुर्सी से निकलते हैं, वो दयाशंकर तिवारी आ गए, वो कोई और आ गया, वो कोई और आ गया, एक दूसरे से बच के निकलते हैं। तो मिलन कहां है सर, ये बताइए। देखिए, आपके अपने कार्यक्रम में ऐसा होता है? आपने कुछ लोगों को फोन किया। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने, जब आपकी मेरी चर्चा हुई तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई आप किन किन लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो आपने बोले कि मैं इनको इनको बुलाऊंगा।
बोला सर आप ही बुलाइए, रवि भैया आप ही बुलाइए, मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी को कॉल करूँ और उनके मन में मेरे प्रति अगर द्वेष हो तो वो नहीं आएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब कैसा है कि जो चीज आप बता रहे हैं कि होली मिलन तो होता है, मिलन कहाँ है उसमें, होली है लेकिन सिर्फ। होली है, मिलन नहीं होता है। हाँ, तो ये जो है ये एक्चुअल विडंबना है, सच्चाई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी विभाग बातों से बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके लिए कोशिश की, मेरा प्रयास था। तो प्रयास की असफलताओं के कारण क्या हैं? प्रयास की असफलताओं के कारण हो सकता है उसमें कुछ मेरी त्रुटियां हो, ठीक है। कुछ मेरी गलतियां हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले गलती स्वीकार करना है तो शुरुआत अपनी ओर से करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा तो मैं दूसरे को बोल पाऊंगा। तो हो सकता है कि शुरुआत मेरे से गलत हुई हो, मुझे जिस तरीके से करना था उस तरीके से मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस चीज के लिए अपने आप को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा कि मैंने शुरुआत किया, मैंने प्रयास किया। असफल हुआ बात अलग है, ठीक है। यदि आपको लेकिन लगता है मैंने इन्होंने प्रयास किया तो ताली इनके लिए बजा सकते हैं आप। और देखिए जो आपने बताया कि होली मिलन, नहीं, 3 कार्यक्रम के अलावा आप कार्यक्रम गिना दीजिए। मैं आपको चौथा वर वधु परिचय सम्मेलन। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है शत्रुघ्न तिवारी जी यहाँ उपस्थित है। नहीं लगता नहीं, हो तो बैठे ही हैं। वही मन से है या नहीं पता, पर फिजिकली है। तो कुछ ऐसे अपने समाज की बच्चियां हैं। ठीक है। देखिए ये विषय आया तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरा कंसेप्ट बहुत सिंपल है, और बताते समय मैंने बताया था कि मुझे समाज ने दिया है। शैलेश पांडे ऐसा ही नहीं बना। जैसा आपने बताया थोड़ी देर पहले, आपने एक क्वेश्चन और किया था कि भाई किसी नेता ने आपको बड़ा किया और आपने उसको धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो लोग आज भी कहते हैं, बंगले के लोग। सुनिए ना, जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसको शायद ये नहीं मालूम कि मैंने आज तक किसी से आर्थिक मदद समाज को छोड़ के किसी से नहीं लिए, किसी नेता से नहीं लिए, किसी से नहीं लिए। जो भी किया हूं मैंने अपने बलबूते पे किया हूं। पीछे में ही हमारे पप्पू मिश्रा जी बैठे हुए हैं। हाथ उठा दीजिए पप्पू जी, हाथ उठा दीजिए। राजू मिश्रा जी बैठे हुए हैं। ये समाज के वो चेहरे हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी ये लोगों ने मुझे आर्थिक मदद की। तो मेरा पहले से कंसेप्ट क्लियर था, ठीक है, कि भाई समाज ने अगर दिया है तो मैं समाज को दूंगा। एक हो गया ये समाज का विषय। दूसरा राजकारण का विषय। मेरे राजकारण में सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों से संबंध। नहीं, आप मुद्दे से भटक गए। बात हम कर रहे थे कि असफलताएं क्या हैं। असफलता है बता रहा हूं। तो क्या होता है सर कि समाज से मैंने लिया, समाज को देने की बात कर रहा हूं। मैं उदाहरण बता रहा हूं। जो आपने बताया कि सिर्फ 3-4 कार्यक्रम छोड़ के ही कार्यक्रम होते हैं। 3-4 के अलावा नहीं, मैं बता 2 मिनट मुझे पहले कंप्लीट कर लीजिए। दहेज विरोधी कोई कार्यक्रम हुआ, युवाओं के रोजगार के संबंधी कोई कार्यक्रम हुआ, कोई रोजगार मेड़ावा हुआ, स्वयं रोजगार केंद्र कोई आपने खोला, कभी गरीब बच्चों की शादी के लिए सामूहिक रूप से डोनेशन के लिए किया, किसी का पैर टूट गया उसके घर जाकर के उसको कोई मदद की। कई ऐसे तमाम काम हैं जो किए जा सकते हैं। बाल संस्कार शिविर आपने खोला। सर एक बात बताइए, सिर्फ ब्राह्मणों के आधार पर या एक समाज के आधार पर जो काम हो रहे हैं, जो दिखते हैं, या यदि आप कर रहे हैं या कोई और यहाँ जो बैठे हैं वो कर रहे हैं, तो वो दिख क्यों नहीं रहे? मैं बता रहा हूँ, वो सुनिए। वही मैं बताने जा रहा था कि समाज की ऐसी 4 से 5 बच्चियां हैं जिनके फादर अभी इस दुनिया में नहीं है। ठीक है। वो लोगों का एजुकेशन आज भी मेरे माध्यम से हो रहा है। उनकी पढ़ाई लिखाई मेरे माध्यम से हो रही है। 2 बच्चियां उसमें। आपके माध्यम से मतलब व्यक्तिगत शैलेश पांडे के माध्यम से? आप संगठन नहीं है, अभी भी एकता नहीं है। हाँ, संगठन के ठीक है, कर्तव्य फाउंडेशन। कर्तव्य, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि मैंने सामाजिक जीवन में जो कमाया उस माध्यम से मैंने समाज को देने का काम किया। रही बात नौकरी की, जैसे कुछ लोग होते हैं मंच पे आते हैं, अब मैंने वो बच्चियों का नाम नहीं लिया। पूरी पब्लिक के सामने मैं आपको ये बता सकता हूँ, उनसे मिला सकता हूँ, लेकिन कभी मैंने उनका जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैंने परिस्थिति देखी है। थोड़ी सी मदद करके क्यों मैं उनका नाम कभी सामने लाऊं? लोग तो एक केला देकर के 12 लोग फोटो खिंचाते हैं। देखिए कैसा है
मैंने जब आपको स्टार्टिंग में मेरी बात रखा तो मैं भावुक हो गया था। मेरा मेरे दिमाग में एक चीज है, वो हमेशा रहेंगी, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत गरीबी देखी, बहुत गरीबी देखी। गरीबी बोले तो जब मैं लश्करी बाग में रहता था तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक भी नहीं थी। यानी मैंने अगर 10वीं की पढ़ाई भी की है तो बाजू वाले जो हमारे एक बंगाली थे बहुत सब उनके यहाँ जाके पढ़ाई की है। तो उस गरीब परिस्थितियों के बाद में जो मैंने देखा है समाज को, जो मैंने देखा है परिवार को, जो मैंने देखा है बाकी लोगों को, तो वो मदद करते थे। मदद करने की उनकी मानसिकता रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे रहते थे। तो वो परिस्थितियों को देखने के बाद जब आज इस परिस्थिति पे मैं आया तो मैंने कोशिश हमेशा ये की कि कहीं ना कहीं समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको मदद करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं इस मंच के माध्यम से, ये बहुत बड़ी विडंबना भी है कि आज की तारीख में अगर हमने किसी व्यक्ति की जब मदद करने के लिए हम निकलते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, तो सबसे पहले वही व्यक्ति हमसे दूर भाग जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये समाज की विडंबना है कि अगर हम आप उसकी खुल के कहिए, सामाजिक विडंबना है। ये आपके अपने सामाजिक समाज की। विडंबना है जब हम उसकी मदद कर देते हैं। मैंने ये फेसबुक पे भी एक बार डाला था, अगर आपने किसी को 50,000 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर दी, जो व्यक्ति पहले आपके पास आता था, आपसे मिलता जुलता था, उसके बाद से वो व्यक्ति का कोई पता ही नहीं मिलता। कारण आप कारण छोड़ करके हर जगह पहुंच गए। कारण अभी दो आपके बचे हुए हैं। कारण मैं क्या बता सकता हूँ उसका। देखिए अब हर किसी की, जैसा मैंने बताया, देखिए मैं खुले मंच पे सबके सामने मैं उन व्यक्तियों के नाम ले रहा हूँ जी। मैंने उनका नाम लिया क्योंकि उन्होंने आपको वे मदद चले की है। वे इस दुनिया में नहीं है अभी त्रिपाठी जी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मरते दम तक उनका आभारी रहूंगा। ठीक, चले जी। क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, चाहे वो समाज का रहे चाहे वो समाज के बाहर का रहे, ठीक, उसका आदर, उसका मान सम्मान मुझे लगता है कि हमने करना चाहिए। ठीक है। लेकिन शैलेश जी, आप जो मदद कर रहे हैं ये तो कर्तव्य फाउंडेशन के आपके अपने कर्तव्य हैं। सामाजिक कर्तव्य कहाँ है? सामाजिक कर्तव्यों के अंतर्गत यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी अपनी अपनी संस्था है, सबके अपने संस्थान है, सबके अपने संगठन है। संगठन का मूल भाव क्या है? एकता। पर इतने संगठन में आपको छोटे उदाहरण देना चाहूंगा। मनोज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनोज पांडे जी 2000 मुझे लगता है 11 या 12 में ये 3 जगह पर अतिथि के रूप में थे। उन कार्यक्रमों का संचालन मैंने किया था। 3 नए संगठन बने थे, बाद में वो संगठन गायब हो गए। कई ऐसे संगठन समाज में बनते हैं, उनको अध्यक्ष नहीं पसंद आता, फिर वो अपनी नई संगठना बना लेते हैं, फिर उनके साथ वहां से 10 लोग निकलते हैं, फिर वो नया संगठन बनाते हैं। ऐसे करते 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 संगठन इतने सारे हो गए हैं, लेकिन संगठन के माध्यम से जो काम होना चाहिए। सर, एक बच्चे को मैं जानता हूं, उसके पास 3 प्रमाण पत्र सिर्फ 10वीं 12वीं के नाम पर। मैंने उससे पूछा कि बच्चे तुम्हें कोई और मदद मिली? कोई मदद नहीं है। तो हम सिलेक्टिव हो गए हैं। हमारी कहीं ना कहीं समस्याएं। शैलेश पांडे व्यक्तिगत तौर पर उन बच्चियों की मदद कर रहे हैं जो होनी चाहिए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, सब ताली उसके लिए बजा दें। पर संगठन के नाम पर यहां तमाम लोग हैं, सब संगठन चला रहे हैं। सर, संगठन का मूल एकता है। आपकी राजनीतिक पार्टी, आपकी राजनीतिक पार्टी, इनकी राजनीतिक पार्टी, सबकी राजनीतिक पार्टी को यह पता है इनके पीछे लोग नहीं खड़े हैं। मैं तो ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूं जो लोकसभा चुनाव में अपने समाज के नाम पर 20,000 वोट हैं, उसका पैसा ले लेते हैं और वो 6 महीने छुट्टी पे चले जाते हैं घूमने के लिए। ऐसे भी व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने 2014 के चुनाव में, 14 या शायद 14 ही है, उस समय राष्ट्रवादी के माध्यम से या किसी अन्य पार्टी के माध्यम से इसी समाज के नाम पर पैसा लिया है। अब तो वो पार्टी बदल के दूसरी जगह पर बहुत अच्छे बड़े पद पर हैं। तो ये जो लोग हैं जो इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, एकता सबके, मैं कई संगठनों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई संगठन हैं, रजिस्टर्ड हैं, व्हाट्सएप पर पत्रिकाएं आती हैं, लेकिन उन पत्रिकाओं में मुझे आज तक नहीं, मैं व्हाट्सएप बहुत अच्छे से देखता हूं, मुझे लगता है सोशल मीडिया पर यदि आप हैं तो आपके होने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, तो हमें लगता है कोई उद्देश्य हो तो आप सोशल मीडिया पर रहें। कई पत्रिकाएं आती हैं। सर,
युवा मेड़ावा रोजगार नहीं देखा, स्वरोजगार नहीं देखा। किसी ऐसे कार्यक्रम की आप चर्चा करिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो अनुपस्थित हैं, इन तमाम चीज़ों में एकता का अभाव है, उसका कारण आप बताइए। देखिए, जैसा मैंने बताया कि दो चीज़ें सर, देखिए मैंने कोशिश की, दूसरा मेरा एक सीमित दायरा है। मैंने बताया कि एक इतने लोग आपके पास हैं, अरे ये मैंने बुलाया ठीक है, पर ये सब आपके लिए आए हैं। पहला स्नेह मुझसे हो सकता है या पहला स्नेह आपसे हो सकता है। बराबर है आपकी बात। देखिए, स्नेह होना और मदद करना अलग और चीज है। मदद करना है, दोनों बात अलग अलग हम है। आखिरी में मांग कर देखेंगे। तो कहने का मतलब, देखिए एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बच्चा पिताजी से जिद करने लगा कि भाई मुझे जन्मदिन मनाना है। तो बोले यार जन्मदिन मना ले, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बढ़िया जन्मदिन मनाना है, अच्छा सेलिब्रेट करना है। डन हो गया, सेलिब्रेट तय हो गया, जन्मदिन तय हो गया। जन्मदिन के दिन पिताजी घर पे है, बच्चा घर पे है, 4 ही लोग आए। तो पिताजी बोले यार क्या आप लोगों ने, आपको मैंने लिस्ट दी थी 500 लोगों की और सबको बताया था कि आप सबको कॉल करो, तो यहाँ तो 4 ही लोग दिख रहे, बाकी लोग कहाँ हैं? तो आपने निमंत्रण नहीं दिया क्या? बोले पिताजी मैंने सबको निमंत्रण दिया, पूरे 500 लोगों को बताया, लेकिन उनको ये बताया कि हम लोगों को एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, तो हमें कुछ मदद की जरूरत है, तो आप आज हमारे घर पे आओ। ठीक है। तो उसमें से 496 लोग नदारत रहे, कट गए और 4 ही लोग आए। तो आज हमारे समाज की वही विडंबना है कि 496 लोग गायब हो जाते हैं, 4 ही लोग रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 496 में अगर 200 लोग भी, देखिए कौन अध्यक्ष बनेगा, कैसा होगा, क्या भी इलेक्शन होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए एक चीज मैंने जो बताया कि टीएनबी द न्यूज भारत, मुझे लगता है कि इसके बॉस अगर आप है तो ये आपके दिमाग में ये चीज है कि इसमें से मुझे कोई हटा नहीं सकता, चाहे मैं अच्छा कार्यक्रम लूं या बुरा कार्यक्रम। ठीक है। उसी प्रकार मेरी परिस्थिति है कि मैं अध्यक्ष हूं, तो मुझे कोई नहीं हटा सकता। कोई हटाने आएगा तो उसको बोलूंगा भाई तुम कौन, सब कुछ मेरा है। लेकिन अगर जनता जब कोई चीज को चुन के देंगी तो वो ताकत अलग रहेगी। और जब तक मुझे लगता है कि नागपुर शहर में जब तक ये कंसेप्ट नहीं होगा, जब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में समाज के बदौलत आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत आप आपकी ताकत से, बहुत कुछ आपके हिम्मत से, आपके अनुभव से, आपके मनोबल से आप क्या ले सकते हैं पार्टी से, वो अलग विषय है। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाज के नाम पे अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ का एमएलए बन जाऊं, मैं यहाँ का एमपी बन जाऊं, सादा नगर सेवक बनना दूर की बात है, बाकी तो सब बहुत दूर की बात है। यानी आपको लगता है कि समाज की एकता सबसे बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है और बहुत जरूरी है कि समाज में एकता है। ठीक है, अभी हम कुछ लोगों को यहाँ सुनने वाले हैं, तो उनसे इस बात को हम जरूर सुनेंगे कि भाई समाज की एकता, जो भी सामाजिक एकता की बात हो रही है, उसमें कैसे लाया जाए। सर एक बड़ी भारी डिमांड है जो पिछले कई वर्षों से, मुझे लगता है आज़ादी के बाद से नागपुर में चली आ रही है आपके समाज की। मैं फिलहाल अपने आप को दूर रख रहा हूँ। समाज भवन बनाना है सबको। अब ये जो समाज भवन के पीछे का कंसेप्ट है, ये क्या होता है? देखिए समाज भवन बन जाएगा, समाज भवन यदि आप बना ले गए, पहली बात तो आप बना नहीं पा रहे, सारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सारे विफल हैं। हर भाषण में, हर कार्यक्रम में, हर नेता, हर अध्यक्ष, हर महासचिव एक ही बात कहता है, हमें समाज भवन बनाना है। दूसरा कहता है हमें पुतला बनाना है। सर लेकिन ये जो पुतले और समाज भवन से आगे की बात है वो क्यों नहीं होती? और यहाँ तक कि आपका समाज भवन तो बहुत दूर की बात रहा, हम कई ऐसे, जैसे आपने कहा व्यक्तिगत रूप से आप काम कर रहे हैं, वो जो काम है, वो जो इनिशिएटिव्स हैं, वो संस्थाएं क्यों नहीं कर पा रही है? समाज भवन पे आकर के हमारी गाड़ी अटकी क्यों है? और इतना महत्व तो क्या है समाज भवन का? देखिए दो चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि समाज भवन बनाना ये बहुत बड़ा विषय ना पहले था, ना आज है, ना कल रहेगा। तो बन क्यों नहीं रहा है? बताता हूँ। अभी नहीं, पहले ये बताइए,
महत्व क्यों चाहिए समाज भवन का, आप उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का उद्देश्य यही है, हर कोई इसी के लिए मुझे लड़ता ऐसा है। लगता है कि भाई कोई जो गरीब व्यक्ति है, जो अपने बच्ची की शादी नहीं कर पाता है या वो आर्थिक तंगी की वजह से उसे परेशानी है, तो अगर एक समाज का भवन रहे और उसे कंसेशन रेट में अगर वो वहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसका खर्चा कम हो जाए। ये ठीक है। उसके पीछे का एक उद्देश्य रहना चाहिए, दूसरा कोई उसका उद्देश्य नहीं है। अब समाज भवन क्यों नहीं बन पा रहा, कब बनेगा? मुझे लगता है कि एक समाज भवन शायद नहीं, बना। हमें समाज भवन से मतलब नहीं है, हम समाज भवन से आगे कब काम करेंगे ये बताइए। देखिए, समाज भवन से आगे तभी काम हो पाएगा, ये पूरे ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, समाज भवन से आगे आपके ऊपर तभी काम हो जाएगा जब शैलेश पांडे के ऊपर या किसी रामनारायण मिश्रा जी के ऊपर या हमारे बाकी लोगों के ऊपर लाइबिलिटी रहेंगी। आज आप समझिए हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमें कोई जबरदस्ती हमसे काम नहीं करा पा रहा है, क्योंकि हम खुद के दुकान के मालक हैं। वो जो दुकान है, उसको मैं शब्द किसी को गलत ना लगे, वो एक दुकान है, वो दुकान के ओनर हम हैं। ठीक है। वो दुकान में सब कुछ हमारा है, इसलिए हमको कोई जबरदस्ती से नहीं बोल पा रहा है, या अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं या सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आ रहा है। जिस दिन ऐसा कोई इलेक्शन के माध्यम से इलेक्टेड होके अगर कोई जाएगा तो उसके पीछे एक बॉन्डिंग रहेगा, उसको समाज पूछ सकता है ठीक है। कि भाई आपको हमने 2 साल के लिए चुन के दिया है, आपको अध्यक्ष पद पे बैठाया है, आप बताइए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। उससे क्या राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ जाएगी? 100%। उससे देखिए, क्या वो लोग आपको स्वीकार्य करने लगेंगे जो देखिए- आज भीड़ के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आप मतदान के अलावा कुछ नहीं है उनके लिए। मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग पार्टियों ने अपना अपना एक वोट बैंक बना के रखा है। उनको मालूम है ये कहीं नहीं जाने वाले, इनको टिकट दो ना दो, ये हमको ही वोट देंगे। ठीक है। तो उनकी इस मानसिकता को तोड़ने के लिए, उनकी इस मानसिकता को तोड़ने के लिए हमारे पास ताकत चाहिए, और वो ताकत का जो स्वरूप है वो क्या है कि नागपुर शहर के अंदर जितने हिंदी भाषी है वो एक मंच पे आए, एक जगह आए, ताकत से खड़े हो। जिसमें कोई मूंगफली बेचने वाला है वो भी उस संस्था का सदस्य रहे, और कोई करोड़पति है वो भी उस संस्था का सदस्य रहे, तब जाके मुझे लगता है कि एक अच्छी ताकत का निर्माण होगा, और उस ताकत के बलबूते पे हम राजनीति में कुछ मांगने का अधिकार बना पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा देख रहे हैं आप? मान के चलिए, देखिए यहाँ पे हर कम्युनिटी से लोग उपस्थित हैं, उसमें कौन कौन शामिल होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ तो आपके जहन में होगा। देखिए, हिंदी भाषी पर्टिकुलर कोई एक समाज करेक्ट नहीं रहता है, उसमें मुस्लिम्स भी है जो हमारे भाई है, वो भी है, शाहू समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, काफी लोग हैं। तो आपका स्ट्रक्चर क्या है फिर? मैं वही बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर मेरा वही है कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक मंच पे लाने की जरूरत है, एक मंच पे लाने की एक ताकत जनरेट करने की जरूरत है। जब ये ताकत जनरेट होगी तो अपने आप राजनीति में क्या होता है, राजनीति में उसी व्यक्ति की इज्जत है। शिवसेना में नितिन तिवारी जी की इज्जत है, बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि नितिन तिवारी जी कभी भी 25, 50, 100 लोगों को ले जाकर वो तो आंदोलन कर 500 लोगों सकते को हैं। लेके घूमते हैं। तो ये उनकी ताकत है, इसलिए वो शिवसेना में अपने वजूद को संभाल पा रहे हैं। तो ये कोई भी राजनीतिक पार्टी में आपकी ताकत को मुंडियों से आका जाता है, आपके पैसे से, आपके पावर से, आपके रुतबे से नहीं आका जाता। बिल्कुल। आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं उससे लगता है कि, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों में उसका, उस व्यक्ति का महत्व रहता है। तो देखिए, जैसा अगर ऐसा कुछ होता है, समाज अगर एक छत्र के नीचे आता है, और कुछ जो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि, और एक बहुत बड़ी विडंबना है, विडंबना ही तो है, और क्या एमपी खासदार का इलेक्शन है, हर संस्था वाला एक पत्र बनाता है
मेरे पास में इतने का और आमदार समर्थन है। साहब को जाके खासदार साहब को समर्थन घोषित अरे मैं करता तो है ऐसे कि व्यक्ति को जानता हूं जो दोनों जगह तीनों जगह से समर्थन लेकर के पैसा लिया है। वही मैं बोल रहा हूं। तो जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी, जब तक ये चीजें बंद नहीं होंगी और हम लोग एक छत्र के नीचे नहीं आएंगे, जब तक ये समस्या तो बनी रहेंगी। पर स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं, मान के चलिए कि शुरुआत कौन करेगा? नहीं, कोई मुझे तो करना चाहिए। आज अच्छा मंच है, आप यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सबको आप सादर आमंत्रित कर सकते हैं कि हम इस दिन को मिल रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक अगली मीटिंग आप तय कर लीजिए ना। देखिए हमारा उद्देश्य है चर्चा करवाना, चर्चा हो गई, एक अच्छा निष्कर्ष आ जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। आप अगले महीने किसी अगले हफ्ते अगले महीने की तारीख दीजिए, इस दिन हम मिल रहे हैं, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं ऑन रिकॉर्ड आपके साथ बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तो फिर आप कहिए यही तो विडंबना है। देखिए भैया, मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि जहां अगर मैं हार जाता हूँ, उधर देखिए, उधर देखिए। सुनिए, जहां मैं हार जाता हूँ वहां मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं हार गया हूँ। ठीक है, आप अपने आप तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हार गया हूँ। नई शुरुआत हो सकती सुनिए है। ना, मैं आपको जवाबदारी देता हूँ कि आप सामने आइए और इस विषय की शुरुआत कीजिए। नहीं, हमने तो कर दी ना। देखिए कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब देखिए यहाँ कोई राजनीतिक दल वाला नहीं है, सभी बराबर। अपने अपने संगठन दल सभी से हैं, लेकिन बराबर। यहाँ पर वो एक उद्देश्य के तहत है कि एक चर्चा होनी चाहिए। आप एक स्ट्रक्चर बना चुके हैं, स्ट्रक्चर में भैया एक बॉडी बनेगी, बॉडी शहर के स्तर पर होगी, राज्य के स्तर पर या जो भी होगी, उसमें हर कम्युनिटी का व्यक्ति होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और आदि जितने आते हैं जो उत्तर भारत से यहाँ आए हैं, उसमें फिर अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उन जिम्मेदारियों के तहत आपको काम करना है और उससे आपकी संख्या पता चलेगी, वो संख्या जो हो सकता है कल निर्णायक मोड़ ले ले। उसके लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पे उपस्थित हमारे जो बुजुर्ग है, ठीक है, जो समाज के मुझे लगता है कि एक आधार स्तंभ है, वे इस विषय पे मुझसे ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे। वो तो अभी करने ही वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फिलहाल यानी इस आप अपने आप को इससे बचाना चाह रहे इस हैं। विषय को लेकर मैं फिलहाल बैकफुट पे हूँ और मैं बैकफुट पे ही रहना चाहता नहीं, हूँ। पर आप यदि बैकफुट पर रहेंगे तो फिर तो चीजें होने से रही, क्योंकि कंसेप्ट आपके पास में है, आप लोगों को जाकर के बताएंगे नहीं, आप 10 जुड़ेंगे तब जाकर के वो 1000 होंगे। शुरुआत तो करिए, एक हो सकता है ना। वहां से गजेंद्र जी बैठे हैं, वो आपको सिख कम्युनिटी से ला करके देंगे, वहां नितिन जी बैठे हुए हैं, यहाँ से शब्बीर अंकल बैठे हैं, ये तमाम लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए कोशिश करके देखते हैं इसके लिए भी। तो इसके लिए आगे। आप प्रयास करिए। मुझे बिल्कुल, लगता है इसके कि बाद आज प्रयास की इस करेंगे। चर्चा का सबसे सार्थक प्रयास ये होगा कि आप इस कंसेप्ट को आगे ले जाएं, लेकिन उसमें राजनीति कहीं ना कहीं प्रवेश ना करे। अब एक बहुत अहम सवाल, हर संगठन, हर दल के भीतर में या जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको सर्वोप्रिय और सर्वोच्च बनना है, सबको सर्वश्री बनना है। तो ये जो सर्वोच्च बनने की अहम घमंड, सम्मान, मान, कद, पद, ये जो तमाम चीजें हैं। सर मैं एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा था जब मैं नागपुर में रहता था 2012-13 में। मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं कि उन्हें मंच नहीं मिला, इसलिए वो कार्यक्रम छोड़कर चले गए। मुझे आयोजक ने बोला इसका नाम लो वरना ये जा रहा है, और वो जाएगा तो 50 लोग जाएंगे। तो ये जो घमंड है, अहम है, कद है, पद है, इसकी जो लड़ाई है, ये जो तमाम लोग अपने साथ लेके चल रहे हैं, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, वो हमको नहीं चलता, ये हमको नहीं जचता, ये सारी चीजें यदि हम दरकिनार कर दें ताकि आने वाली हिंदी भाषियों की जो नई पीढ़ी है, नई पौध है, उनको कुछ अच्छा मिल सके। संभव है या नहीं? असंभव है? नहीं, संभव है। क्यों नहीं संभव है? संभव है। उसके लिए देखिए आपको बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कौन करेगा? शुरुआत मैं करता हूँ, मेरी तरफ से शुरुआत करता हूँ। मेरा ये बोलना है कि समाज के जो मुख्य चेहरे हैं, वे लोगों ने सामने आके एक डिसीजन लेना चाहिए, एक चर्चा करनी चाहिए, एक बात करना चाहिए कि अगर कहीं कल समाज का कोई ऐसा संगठन बनता है तो मैं उसमें सदस्य बन के काम करूंगा, ना कि मैं उसमें कोई बड़ी जिम्मेदारी लूंगा, ना कि मैं कोई बड़ा पद लूंगा, और पूरी ईमानदारी से समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ऐसा शपथ पत्र मुझे लगता है कि संगठन को शुरू होते समय जिन लोगों को ऐसा शपथ पत्र देना है वो ऐसा शपथ पत्र देके ही आगे आए कि जिससे ये जो विषय है ये विषय अपने आप में खत्म हो जाएगा। शुरुआत मैं करता हूँ
कि अगर समाज का ऐसा कोई संगठन बनता है तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य के रूप में काम करूंगा और आजीवन रूप में वहां पे मैं सक्रिय रहूंगा। ऐसा शपथ पत्र देके ही मैं आगे बढ़ूंगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। ऐसे ही कई लोग मुझे लगता है कि जो आपने बताया वे तैयार हो जाए तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये चीज संभव हो सकती है। यदि संभव है, आपका कहना है कि संभव हो सकती है, लेकिन संभव करने के लिए जो प्रयास किए जाने में, अभी नागपुर महानगर पालिका का चुनाव आना है, फिर उसके बाद में भिन्न प्रकार के अन्य चीज़ें चलती रहती है, और महाराष्ट्र है यहाँ तो कभी भी सरकार गिर पड़ सकती है, फिर चुनाव हो सकते हैं। नहीं, अभी कोई नहीं भरोसा- गिरेंगे, अच्छा, पक्का है, ठीक है। चलिए, यदि महानगर पालिका का कंसेप्ट यदि हम ले लें, क्या लगता है कि ऐसी क्या विषय वस्तु रखी जाए कि ये जो तमाम लोग एक छत के नीचे हैं या जो लोग नहीं हैं, ये सब एक धारा से जुड़े, आने वाले वर्षों में जब विधानसभा हो या लोकसभा हो, तब आपको मतलब समाज को एक अलग भाव से देखा जाए, आपको भाई आपकी कम से कम चर्चा की जाए। कहीं होता है कि चर्चा होती है, डंडा आपके पास है, लोग आते हैं झंडा बदल के निकल जाते हैं। डंडा आप हैं, नो डाउट, डंडा बड़ा मजबूत है, यहां तक कि लोहे का पिलर आपने गाड़ के रखा है हिंदी भाषियों के नाम पर झंडा जो है सर, वो झंडा क्यों बदल जाता है बार बार? आपका झंडा अलग है, सामने जो बैठे हैं उनका झंडा अलग है, इनका झंडा अलग है, मैं उधर देख नहीं रहा हूं वरना बाद में पिटाई ना हो जाए, तो झंडे क्यों हमारे बदल जाते हैं? देखिए, उसमें मैंने जो आपको बताया ना कि उसमें आपको बड़ा मन करना पड़ेगा। बड़ा मन कौन करेगा? शुरुआत मुझे लगता है कि अगर मैं सामने आता हूं या कोई सामने आता है तो बड़ा मन तो उसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत बड़े मन से करना पड़ेगा। अगर हम बड़े मन से बड़े मन शुरुआत का करते अर्थ क्या है? बड़े मन का अर्थ ये है कि भाई इस संस्था को या इनको अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें समाज को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं यहाँ अपने फायदे के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं समाज के भले के लिए आया हूँ। इसीलिए इसमें मैं समाज में जब तक हूँ, जब तक मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई पद की अभिलाषा न करते हुए इसमें जुड़ रहा हूँ। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली स्कीम चल रही है आपके साथ में? देखिए, वो विषय ऐसा है, मेरा क्या बोलना है, दो चीजें हैं। आप अगर शपथ पत्र देके जाते हो तो आपको वहां पे कोई चांस मुझे नहीं लगता कि बाद में बोलने के लिए है, बताने के लिए है। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी, जब तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कुछ समझा पाओगे, बता पाओगे। क्या मठाधीश जो बन गए हैं समाज के, हिंदी भाषियों के भीतर सब मठाधीश हैं, उन मठाधीशों के कारण युवा, नई पीढ़ी एक होने से पीछे हट जा रही है? क्या संदेश जा रहा है? आप भी मठाधीश हो सकते हैं किसी के लिए, आपकी नजर में कोई हो सकता है? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता। देखिए, मठाधीश अगर कोई किसी पक्ष यानी किसी अगर इसका है तो आप समझ लीजिए कि उनके पास में 200, 300, 400 का आंकड़ा है। ठीक है। आज अगर कर्तव्य फाउंडेशन नाम का एनजीओ मैं चलाता हूं तो मेरे पास सभी लोग हैं। पूरा समाज मेरे साथ कभी नहीं आ सकता। कर्तव्य फाउंडेशन में जो 100 लोग हैं वही मेरे हैं। समाज पूरा एक साथ मेरे साथ कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है। मेरे साथ समाज तभी जुड़ेगा जब समाज को मैं ये विश्वास दिला पाऊं कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। पर युवा कैसे आएंगे? युवा, मैं, आप समझे नहीं, युवक आपके साथ तभी जुड़ेगा जब उसको ये लगे कि ये व्यक्ति मेरा भविष्य उज्जवल कर सकता है। आज तो वो देख रहा है, आज वो समझ रहा है। जैसा आपने बताया कि 10वीं 12वीं के बच्चों का सत्कार ले लो, होली मिलन कर लो, दिवाली मिलन कर लो, 2-4 साल में का प्रोग्राम कर लो, कोई नेता को बुला लो, नेता के नजदीक चले जाओ, कहानी खत्म। तो ये चीजों को बंद करके अगर हम कुछ नया आयाम लिख पाए, कुछ नई चीज कर पाए, तभी जाके युवाओं को हमारे पर विश्वास होगा। हो जाएगा। करेंगे तो क्यों नहीं होगा? ठीक है। मठाधीश इतनी आसानी से अपने आप को पीछे करेंगे? करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर सब एक जगह आएंगे और बाइंडिंग रहेंगी तो करना पड़ेगा। ठीक है। स्थानीय लोगों के साथ में जो बाहरी शब्द प्रयोग हो जाता है, हिंदी भाषियों को लेकर के, बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, समन्वय कैसे बनेगा यदि इसको देखते हैं तो? ऐसा कुछ नहीं है।
मैं आपको बताता हूँ, कुछ जगह ये हो सकता है, जैसे अभी नहीं, मैं राजनीतिक संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ, कुछ जगह ये हो सकता है, लेकिन उदाहरण है नितिन तिवारी जी, यूबीटी में काम कर रहे हैं, शिवसेना के शहर अध्यक्ष है। पर वो सेना से आए हैं ना, तो मालूम है उनके पास में ताकत है। ताकत है नहीं नहीं, ताकत के अलावा नहीं, वो शिवसेना में भले है, पर सेना पहले उनके साथ है। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों को मालूम है, मुझे लगता है कि जितना मैं अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छा मैं मराठी बोल देता हूँ जी। तो। और ये जो बाहरी, और आज आपको बता दूं कि जितने लोग यहाँ पे उत्तर भारतीय है या हिंदी भाषी है, उनकी 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे गुजर चुकी है। वो बाहरी कोई नहीं बचा। अभी मेरा जन्म ही यहाँ का है, तो बाहरी ये शब्द ही खत्म हो गया है। कुछ राजनीतिक इंस्टेंट के लिए वो सब चीजें चल रही है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय अपने यहाँ पे देखने मिलता है। कौन सा राजनीतिक दल है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हिंदी भाषियों को अवसर देता है? अभी मैंने एक आंकड़े निकाल के देखे पूरे महाराष्ट्र के, तो कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा अवसर दिए। देखिए, मैं वही बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर अवसर आज तक हिंदी भाषियों को मौका अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है स्टार्टिंग में। अभी जो सिस्टम में बदलाव आया है या कुछ चीजें आई, ये जो वोट फिसले हैं, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं उस विषय पे जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज तक का जो इतिहास है वो कांग्रेस का ही रहा है कि कांग्रेस ने हिंदी भाषियों को एक अच्छा स्थान देने की कोशिश की है। यदि आपको जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं उसका खुद अध्यक्ष बना दिया जाए, इलेक्टेड, आपको लोग चुन करके देंगे, किस तरह का रोड मैप आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसा आपको एक चीज बताया कि समाज से बड़ा नहीं, ऐसा रोड मैप जो ये लोग कन्विंस हो जाएं, मीटिंग के लिए आपको फोन कर दें कल। मैं बता रहा हूँ, समाज से बड़ा 2 चीजें उसमें धारणा रखनी पड़ेंगी। समाज से बड़ा राजकारण नहीं, समाज से बड़ा उस समय फिर कोई दूसरा विषय नहीं। और भविष्य में जैसा आपने बताया कि युवाओं के रोजगार के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से हम क्या फंड ला सकते हैं, क्या मदद ले सकते हैं। एक ऐसा रोड मैप तैयार हो जिससे युवाओं को लगे, हमारे बच्चों को लगे कि हमारा भविष्य इस संगठन में जाने के बाद उज्जवल हो सकता है, ठीक है, या ये व्यक्ति हमारा भविष्य उज्जवल कर सकता है। ये भावनाएं जब उनके अंदर हम पिरो पाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोड मैप नहीं है ना सर, रोड मैप क्या होगा? आप अध्यक्ष बन गए, आप इनको कन्विंस करिए, कल ये आपके साथ में जुड़ेंगे। एक ऐसा रोड मैप तो बताइए जिससे लगे कि हाँ भाई ये एक रोड मैप है, अब हमको बस इसके आगे लेकर के चलना है। कुछ तो एक नक्शा तो इनको दे दीजिए। देखिए, उसमें मैंने जैसा आपको बताया सर, कैसा है कि बच्चों के रोजगार के विषय में कुछ हम लोग, ठीक है, काम करें, बच्चों के शिक्षा के विषय में कुछ हम लोग काम करें, गरीब जो हमारे जो समाज के लोग हैं उनके विषय में हम कुछ कर सकते क्या, ठीक है, उस विषय पे कुछ काम करें। इस तरीके का पूरा एक प्लान बना के मुझे लगता है कि काम करने की उस समय जरूरत रहेगी, और वही उसका रोड मैप हो सकता है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आपने बहुत सारे सवालों के तटस्थ होकर के उत्तर दिए, लेकिन 2 या 3 चीजें आपकी तरफ से अपेक्षित हैं कि भाई जो एकता की भाव संगठन के भीतर में मिसिंग है वो शायद कैसे खोजा जाए, आप उस पर जल्द ही काम करेंगे। आने वाले वर्षों में जिस स्ट्रक्चर की आपने बात की, मुझे लगता है कि चर्चा यदि हुई है तो कल चल करके इस पर एक ठोस काम होना चाहिए, और वो ठोस काम करने के लिए आप ये तमाम सभी अपने आप में सक्षम हैं। संख्या की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। यदि वो इच्छा शक्ति होगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक बेहतर आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नेतृत्व तैयार करके जाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो भी उत्तर भारतीयों को नेतृत्व शहर में दिया गया, जो भी हो, किसी भी दल किसी भी पक्ष के हो, वर्तमान में नहीं पहले, या जो वर्तमान में कुछ एक हैं उनको आप जोड़ सकते हैं, आप उनके काम से हिंदी भाषियों को लेकर के कितना अपने आप को समझा पाते हैं कि भाई उन्होंने काम किया है? आपकी अपनी राय, आपका व्यक्तिगत मत समाज के लिए कितना उपयोगी रहा? मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो तमाम चेहरे
जो सांसद रहे, विधायक रहे, पार्षद रहे, महापौर रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, तमाम पदों पर रहे, पर समाज के लिए कितना उपयोगी रहे? खुल के बोलिएगा बस। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलिएगा। मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, तो मैं किसी एक भी व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं। कारण? किसी सिंगल व्यक्ति से मैं सेटिस्फाई नहीं। कारण? कारण ये है कि मेरा ये मानना है और मैं मानता हूं, ठीक है, और ये मैं मानूंगा कि शैलेश पांडे गरीबी से जीवन की शुरुआत करके जब आगे बढ़ रहा था, उस समय उसके साथ समाज था। ठीक है, समाज ने उसका साथ दिया, तो आज वो बड़ा हुआ और वो समाज को साथ दे रहा है। उसी प्रकार चाहे कोई महापौर बना हो, चाहे कोई एमएलए बना हो, चाहे कोई एमपी बना हो, वो ये चीज माने या ना माने, समाज का मतलब पूरा 100% नहीं है। समाज का मतलब अगर दो व्यक्ति भी अगर उसके साथ में है, बिल्कुल, वो भी समाज है। तो अगर दो व्यक्तियों ने भी उसको मतदान किया हो, उसको सपोर्ट किया हो, उसको समर्थन किया हो, तो उस व्यक्ति का काम था कि समाज के लिए कुछ अच्छा, ठोस और ऐसी कोई चीज वो कर देता कि आज हम बोल सकते थे कि वो व्यक्ति ने वो काम किया। मुझे ऐसा लगता, मैं हो सकता गलत भी हूं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूं किसी से नहीं। आप असंतुष्ट हैं, कारण यह है कि कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसके आधार पर हिंदी भाषियों को अपॉर्चुनिटी मिले, उनके लिए अवसर निर्माण हो। सबने रास्ते बंद कर दिए। सही बात है। व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सक्षम बनाया, लेकिन बाकी समाज के लिए रास्ता बंद कर दिया। बराबर है। आप इससे एग्री हैं? बिल्कुल। और यदि मान करके चलते हैं कि आने वाले वर्षों में नेतृत्व किसी को मिलता है, क्या शैलेश पांडे किसी भी दल, किसी भी पक्ष, किसी भी विचारधारा से हो, वे उसके साथ खड़े होकर के उसका समर्थन करेंगे? भले आप कांग्रेस में हैं, लेकिन कल बीजेपी से किसी को अवसर मिल जाए, शिवसेना से मिल जाए, राष्ट्रवादी से मिल जाए, कहीं से भी किसी को अवसर मिलेगा, तो क्या आप खुलकर समर्थन करेंगे, सिर्फ इस हेतु कि समाज आगे बढ़ना चाहिए? आप ये क्वेश्चन मेरे से दूसरी बार कर रहे हैं। नहीं, पहले आपने अलग उत्तर दिया था। पहले जो आपने मुझसे एक बार पहले जब कार्यक्रम हुआ था, पूछा है, मुझे मालूम है। ऑनलाइन में पूछा था, उस समय भी मेरा उत्तर एक ही था कि शैलेश पांडे के लिए पार्टी बाद में, पहले समाज पहले किसी भी था, दल का हो, किसी भी पहले भी था, आज भी है और कल भी रहे। ठीक है। ये जो शब्द है, ये शब्दों को आप रिकॉर्ड करके रखिए। तो हो गया कि कोई भी चीज, मुझे ऐसा लगता है, मैं समाज का ऋणी था, ऋणी हूं, ऋणी रहूंगा, और मुझे लगता है कि जब तक मैं कार्यरत हूं, कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य करते रहूंगा। ठीक है। चाहे समाज एकत्रित हो, चाहे ना हो, मुझसे जितना बन पाएगा, मुझसे जितना हो पाएगा, उतना मैं हमेशा करते रहूंगा। ठीक है, तो इतनी कटिंग, इतना जो क्लिप है, मैं काट करके वो तमाम जो उम्मीदवार भविष्य में चुनाव लड़ने वाले हैं उन तक भेज दीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा यहाँ से। यदि आपसे कोई कुछ पूछना चाहेगा तो 2 से 3 सवाल हम ले सकते हैं। किसी के पास यदि शैलेश जी से पूछने के लिए कोई सवाल है तो स्वागत है। कोई पूछना चाहेगा कुछ? चलिए, विवेक भाई कुछ पूछना चाहते हैं। जी विवेक जी। देखिए, वो जो आपका क्वेश्चन है भैया, उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि आप जब तक अपनी खुद की दुकान चलाएंगे तब तक समाज का कोई भला नहीं होगा। जब तक हम इलेक्टेड मेरिट पे नहीं जाएंगे, जब तक मुझे नहीं लगता। देखिए क्या होता है, एक नगर सेवक, सिंपल उदाहरण बता रहा हूं, एक आमदार, पहली बार आपको आमदार बन जाना आसान है, आप समझ लीजिए, लेकिन जब 5 साल आप जनता के बीच में काम करते हैं और दूसरी बार जनता के बीच में जाते हैं, उस इलेक्शन को जीतना आपके कार्यशैली के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि आपने लोगों का कैसा काम किया, कितना काम किया, लोगों के सुख दुख में आप ईमानदारी से कितने दिन रहे, तब जाके आप दोबारा चुनाव जीतते हैं, नहीं तो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन
अगर मुझे मालूम है कि मुझे कोई चुनाव लड़ना ही नहीं है और आजीवन कर्तव्य फाउंडेशन का अध्यक्ष शैलेश पांडे ही रहेगा, तो मैं चाहे अच्छा काम करूं चाहे ना करूं, बॉस तो मैं ही रहूंगा। तो देखिए देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के विषय में ना बोलते हुए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि गलती हर इंसान करता है। गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती रवि भैया से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। अब अगर गलती हो जाए तो हम उसको निकाल दें, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। इसीलिए गलती हुई समझ के छोड़ देना चाहिए और हमने फिर से आगे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। यानी उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, बस 100% स्वीकार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दिल बड़ा रखना है, दिल बड़ा रखना चाहिए। जैसा आपने बीच में कहा। किसी और के पास कोई एक सवाल? जी गजेंद्र जी प्लीज। स्वागत। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया भैया। मेरा इलेक्शन लड़ने का 100% इरादा है। माननीय आमदार विकास ठाकरे जी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उनकी इच्छा रही, उन्होंने टिकट दी तो मैं नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ूंगा, और उनकी टिकट नहीं मिली तो मैं नागपुर महानगर पालिका का कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और उसके बाद में भी मैं किसी भी प्रकार के कोई इलेक्शन को नहीं लड़ने वाला हूं। क्योंकि उसका कारण है मेरे उम्र के, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूं, मेरे उम्र के 13 साल से 14 साल से मैं काम धंधे में लग गया। आज मेरे उम्र के 49 साल कंप्लीट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ कैसी जी जाती है ये मैंने देखा नहीं। तो अब मेरा आखिरी इच्छा ये है, भाई इलेक्शन अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो अब बच्चों के साथ में जो है उनके साथ में आगे की लाइफ अच्छे तरीके से फैमिली को दी जाए। मैं ये सवाल जानबूझ करके नहीं लेना चाहता था, आपने पूछ लिया, चलिए ठीक है। आपने कह दिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन नहीं लड़ना है, मतलब बाद में आप नहीं लड़ेंगे यदि मौका नहीं मिला। यदि ये तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं ये चाहते हैं कि शैलेश पांडे खड़े हों, तब आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, अगर ये लोग भी चाहते हैं, लेकिन विधायक जी नहीं चाहते तो नहीं? विधायक जी देखिए, पार्टी नहीं चाहती तो? पार्टी अगर देखिए उसका कारण है, मैं 3 इलेक्शन लड़ा, मैंने जो भी काम करना किया, समाज के साथ रहा, सब चीजें की, लेकिन जो माहौल, जो आप आज की तारीख में जो देश का एक माहौल बना हुआ है, आप गधे को एक पट्टा पहना के मार्केट में भेज दीजिए कि ये इस पार्टी का उम्मीदवार है, ये इस पार्टी का उम्मीदवार है, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास 7 से 8 हजार वोट गधे को फ्री में मिलते हैं। कोई नहीं पूछता है गधा है कि घोड़ा है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बिना टिकट के लड़े और बाद में गधा 8,000 वोट ले ले और हमको 3,000 वोट मिले, तो उससे अच्छा नहीं लड़ना समझदारी है, मुझे ऐसा लगता है। यानी आपको पूरा भरोसा है कि समाज साथ में खड़ा फिलहाल में नहीं है, हो सकता है आगे हो जाए। समाज फिलहाल तो जहाँ खड़ा है मुझे मालूम है, मैं भी राजकारण में हूँ, समाजकारण में हूँ, जहाँ खड़ा है मुझे मालूम है। ठीक है, कोई और एक सवाल? जी सर प्लीज। जैसा हम लोग देखते हैं, मराठी संगठित है, मराठी माझा मानता है, इसी तरह हर चाहे कोई भी हो, पूरे प्रोग्राम होते हैं महिला और सब सम्मिलित होते हैं। लेकिन हमारे जो समाज है, हिंदू सब के हिंदी भाषी उत्तर भारतीय, इसमें टांग खींचने की आदत है और कभी संगठित होते नहीं। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि इनको संगठित किया जा सके? हालांकि कभी उनको दिक्कत होती है, ये तो मुझे लगता है हम पूछ चुके हैं। एक मैं 2 मिनट में इसका उत्तर दूंगा भैया। क्या होता है, और संक्षिप्त में ताकि हम इधर से प्रश्न ले क्या होता है कि एक क्लास में आप 10 अनपढ़ बच्चों को बैठा दो और एक होनहार बच्चे को बैठा दो,
तो वो होनहार बच्चा 10 अनपढ़ बच्चों का लीडर बन जाएगा। लेकिन उसी क्लास में अगर 11 के 11 होनहार बच्चे हैं तो वहाँ लीडरशिप खत्म हो जाएगी। हमारे समाज की विडंबना ये है कि हर कोई अपने आप को होनहार ही समझता है। ये इसका उत्तर है। जी मैम प्लीज। जी गौरव भाई बोलिए। सलेश भैया जो बार-बार एक बात बता रहे हैं हमारे समाज के लिए, हाँ कि सबको एक साथ मिलकर के काम करना ही पड़ेगा, जो कि इलेक्टेड तरीके से। तो मुझे आपसे एक सलाह सुझाव देनी थी मुझे आपको। इस चीज को मुझे लगता है कि आप ही कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि एक और दूसरी बात बोले कि सारे बच्चे अगर 10 के 10 होनहार बच्चे हैं तो एक लीडर चुनना बहुत ही मुश्किल का काम है, जो अपने समाज का विडंबना है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो क्यों ना हम अपने समाज के जो 10, 20, 25, 50 जो नागपुर शहर में ऐसे व्यक्ति हैं उनको एक मंच पे लाएं और उस मंच पे ही एक पर्सनल या क्या सामूहिक तौर से इस विषय पे बात हो। ठीक है। उसमें से हम कुछ लोगों को सबके सहमति से अध्यक्ष और जो भी उस तरीके से जो हम क्या कहते हैं रोड मैप तैयार करें तो शायद कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे उनकी विचारधारा को। ठीक है, तो मुझे लगता है हम एक कार्यक्रम भविष्य में ये इस विषय को केंद्र में रख करके करें और तमाम जितने भी युवा हैं, अलग अलग वर्ग के हैं, अलग अलग उम्र के हैं, उन सभी को एक मंच पे लाएं और एक खुली चर्चा करें हम। और उस खुली चर्चा के अंतर्गत जो आपका ये प्लान है उसको हम उनके साथ डिस्कस करें। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप उसे और थोड़ा सविस्तार तैयार करें ताकि हम उस दिशा में काम कर सकें। टीएनबी एक माध्यम बन जाएगा, हमें नेता नहीं बनना, हमें चर्चा करवानी है और पूरे देश में घूम करके मुझे ये काम करना है। मुझे लगता है कि अब कार्यक्रम समाप्ति नहीं, समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं समाप्ति से पहले आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कर्तव्य फाउंडेशन और शैलेश पांडे व्यक्तिगत तौर पे क्या काम कर रहे हैं और यदि किसी प्रकार की किसी को मदद है तो वो कौन कौन सी मददें हैं जो आपके माध्यम से हो रही है, हो सकती हैं, कृपया आप आज के आखिरी सवाल के रूप में इन सभी तक पहुंचाएं। देखिए, कर्तव्य फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ की मैंने स्थापना की है 2015 में। इस एनजीओ की मैंने स्थापना की और 2015 के पहले 2012 से शव वाहिका के माध्यम से जो फिनरल वैन बोलते हैं उसके माध्यम से, बॉडी फ्रीजर के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से, कभी किसी गरीब बच्चों को या बच्चियों को कभी ज़रूरत पड़ी उसके माध्यम से मैं कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने का काम। शैलेश जी, एक क्या ये सशुल्क होती है या निशुल्क होती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी सुविधाएं मैं निशुल्क देता हूँ, जिसका कोई चार्ज मैं आज तक मैंने नहीं लिया, कोई चार्जेस नहीं करता हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशी किस बात की होती है मैं बताता हूँ। एक फॉरेन में, अमेरिका में लड़का रहता था। वो लड़का, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। मेरे को फ़ोन आया रात में तकरीबन 2 बजे। 2 बजे फ़ोन आने के बाद उनको मैं बॉडी फ्रीजर पहुंचा के दिया। पहुंचाने के बाद वो लड़का 3 दिन 2 दिन बाद आया, उनका फिनरल हुआ। फिनरल होने के बाद तीसरा दिन 13वीं वगैरह सब हो गया। होने के बाद मैं वो विषय भूल गया। लगभग 15 दिन बाद वो लड़का में आया मेरा पता ढूंढते हुए। बोले, फ़ोन किया, बोले मेरे को पांडे जी आपसे मिलना है। मिलने आया, बोले भैया मेरे को आपका धन्यवाद अदा करना था, मेरा आज का शाम का फ्लाइट है, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर बॉम्बे चले जाता बिना आपको शुक्रिया बोले तो मेरे मन में एक ठेस रहता था। तो मैं आपको धन्यवाद बोलने आया हूँ और कर्तव्य फाउंडेशन को मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा कि मेरे न रहते हुए उन्होंने जो मेरे परिवार को संभाला, सराहा। तो जब कभी ऐसा वाकया जब सामने आता है तो बड़ी खुशी होती है कि मैं जीवन में शायद, वो एक कहावत है कि राम सेतु बनाते में जो गिलहरी ने जो योगदान किया था वो योगदान मुझे लगता है कि समाज को मेरा रहता है। उसी प्रकार एक चीज़ मुझे और बड़ी अच्छे से याद है, जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था 2007 की बात है, 2007 वगैरह की बात है, जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा था। उस समय मैं ऑटो चलाता था और पहला इलेक्शन हुआ, इलेक्शन लड़ा, रिजल्ट आया।
और उस समय मुझे आज भी याद है कि 27,400 रुपये में पूरा इलेक्शन मेरा नामांकन से लेकर सब चीज़ करके वो इलेक्शन हुआ था। उसमें भी कुछ 10-15 हज़ार रुपये मुझे डोनेशन ही आया था। और वो इलेक्शन का रिजल्ट आया, मैंने तो बस, लोगों ने बोला कि लड़ लो, तुम्हारा काम अच्छा है, मैं लड़ लिया। तो मुझे कोई गम नहीं था कि मैं हारूं या जीतूं। लेकिन उस समय एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मेरे पुलिस लाइन टकली परिवार की करीब करीब 50 महिलाएं जो वहाँ पे रहती थी, वो महिलाएं आके घर पे रोने लगी। उनका रोना देख के मैंने उनको बोला, भाई क्या प्रॉब्लम है? बोले भैया हमने इतनी मेहनत की और आपका इलेक्शन हम नहीं जीत पाए। तो वो एक खुशी, मुझे लगता है कि वो एक जो महिलाएं जो उस दिन मेरे घर पे आई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि हमने मेहनत की है, आप इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो मुझे लगता है कि उसके बाद से आज तक मैं जो समाज से जुड़ा रहा, जनता से जुड़ा रहा, उनके आने का वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि कारण था कि आज भी मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ और लोगों के साथ जुड़ा हूँ। बस सब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद 40-50 साल 50 साल उम्र हो गई है, तब ऐसा लगता है कि चलो एक बार देखो, नहीं तो फिर कम से कम परिवार की जो जिम्मेदारी है, बच्ची बड़ी हो रही है, परिवार है, तो परिवार की जो जिम्मेदारी है उनको भी मौका दो, मिले, उनके साथ भी कुछ समय गुजारो, बस ऐसा लगता है, बाकी कुछ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस चर्चा के लिए 2 टिप्पणी, शैलेश जी, 2 टिप्पणी आज की इस चर्चा के लिए, जो ये सभी आए हैं आज की चर्चा के लिए 2 टिप्पणी। टिप्पणी बोले तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे फिर से वो लोग याद आए जिन्होंने मुझे मदद की, मुझे वो लोग याद आए जिनकी मैंने मदद की, और आज तमाम लोगों से मुझे नहीं लगता कि मैं मिल पाता था। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी से मुलाकात हुई, गेट टुगेदर हुआ, अच्छा लगा कि, और मैंने बताया ना कि कोई चीज़ एक माध्यम रहती है। अभी चर्चा कभी भी क्या होती है कि चर्चा जब चलती है तो चर्चा अपने आप बड़ी हो जाती है। छोटा सा विषय था कि लश्करी बाग में जब मेरा रहना था, तो स्लम एरिया था, लश्करी बाग में रहना था, परिवार गरीब था, कुछ रोजगार का साधन नहीं था। अचानक एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते झगड़ा हुआ और मैंने बैट से एक व्यक्ति को मार दिया। पचपोली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वगैरह हुई, गुना दाखिल हुआ। बड़े भैया हमारे हैं यहाँ पे बैठे, तो हमारे बड़े पिताजी थे, उन्होंने बोला कि भाई ये इनको वो एरिया से हटा दो, उनको यहाँ लेकर आ जाओ। तो वो एक माध्यम था कि क्रिकेट खेलना, बैट से मारना, एरिया चेंज करके इस एरिया में आना और डेवलपमेंट मिलना। तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइफ में है जो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज फिर से जागृत हो गई है। तो मैं फिर से टीएनबी और आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा यहाँ पे हम लोगों के बीच में चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ में चर्चा के लिए आप उपस्थित रहे, और सबसे बड़ी बात कि आपने सहमति दी कि आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं तटस्थ होकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।